हाय बच्चा पारी, दिस इज योर एजुकेटर शुभम पाठक और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। पूरा चैप्टर आज की क्लास में खत्म करेंगे। ए टू जेड एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको इस चैप्टर की। ठीक है, इससे पहले कि मैं बिगिन करूं, मैं बता देती हूँ इस चैनल पे आपको क्लास 10 केसेस बायोलॉजी केमिस्ट्री मिलती है, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोच सकते हो इसके बारे में। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है जब किसी जगह पे इंडस्ट्रीज आना शुरू होती हैं और उसके साथ साथ इकोनॉमिक चेंज आना शुरू होता है। आप जानते हो कि इंडस्ट्रीज आएंगी तो नई लेबर फोर्स आएगी, नई लेबर फोर्स आएगी तो वहां पे शहर बनेगा, वहां पे अर्बनाइजेशन होगी। ये आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो, यही बात हिस्ट्री में भी पढ़ रहे हो कि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज आती हैं वैसे वैसे शहरीकरण होना शुरू होता है, एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी बननी शुरू होती है और इसी पूरे प्रोसेस को बोला जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो अ पीरियड ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज विच हैपेंड बिकॉज ऑफ कमिंग ऑफ इंडस्ट्रीज इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे दुनिया में इंडस्ट्रीज आनी शुरू हुई और कैसे उन इंडस्ट्रीज की वजह से आज जो हमें दुनिया देखने को मिलती है, जहां सब कुछ फैक्ट्रीज में बनता है, वो दुनिया हमें हासिल हुई। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हमारे पास दो फोटोज हैं, दो प्रिंट्स हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। एक प्रिंट है बच्चा ये वाला और एक और प्रिंट है अलादीन वाला। मैं दोनों आपको समझा देती हूँ। इस प्रिंट को देखो, ये 1900 में एक बहुत ही पॉपुलर म्यूजिक पब्लिशर जिनका नाम ईटी पॉल था, उन्होंने अपने म्यूजिक बुक में ये कवर पेज डाला था। इस कवर पेज का नाम है डॉन ऑफ द सेंचुरी। किसने डाला था? ईटी पॉल, 1900 में। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम भी इंपॉर्टेंट है, डॉन ऑफ द सेंचुरी। इस कवर पे अगर आप देखोगे तो आपको एक एंजल दिख रही है। ये एंजल पता है किसकी है? ये एंजल है प्रोग्रेस की, एंजल ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि प्रगति की ओर हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब एंजल जो है एक पहिए पे खड़ी हुई है और इस पहिए पे लगे हुए हैं पंख। तो ये पहिया जिसपे पंख लगे हुए हैं वो क्या सिंबलाइज कर रहा है बच्चा? टाइम सिंबलाइज कर रहा है। अच्छा, डॉन का क्या मतलब होता है? डॉन का मतलब होता है सवेरा, यानी कि मॉर्निंग। और सेंचुरी का मतलब एक नया शतक। तो एक नए शतक का सवेरा हो रहा है और उस नए शतक के सवेरे के साथ ये जो एंजल ऑफ प्रोग्रेस है हमें समय के पहिए पे खड़े होके लेके जा रही है एक नए दौर की तरफ। ये झलका रहा है कवर पेज। और पीछे देखोगे अगर आप एंजल के, तो पीछे फ्लोट कर रहे हैं नए जमाने के नए मॉडर्न मशीन, जैसे कि रेलवे फ्लोट कर रहा है, स्टीम इंजन फ्लोट कर रहा है, कैमरा फ्लोट कर रहा है, प्रिंटिंग प्रेस फ्लोट कर रही है। तो मतलब कि एंजल जो है पुराने जमाने जहां हाथ से काम हुआ करता था, वहां से हमें एक नए शतक की तरफ लेके जा रही है, जहां पे अब जो काम है मैकेनिकल तरीके से होगा, काम जो है फैक्ट्रीज में होगा और मशीन्स के थ्रू होगा। ठीक है, तो गॉडेस लाइक फिगर इज एंजल ऑफ प्रोग्रेस। उसके हाथ में फ्लैग है, नई सेंचुरी का जो प्रतीक है, और पहियों का मतलब है समय, और पीछे है नए जमाने के नए नए प्रोग्रेस के साइन। दूसरा आपको जो पोस्टर मिलता है एनसीईआरटी में वो है ये वाला। इस पोस्टर को दो भाग में आप देख सकते हो, एक है भाग नंबर 1, एक है भाग नंबर 2। अब इसमें ना कंपैरिजन किया हुआ है भाग नंबर 1 का, पार्ट नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 से। अच्छा, ये कहाँ पे छपा था? ये एक ट्रेड मैगजीन में छपा था, 100 साल से ऊपर हो गया है इसे टाइम छपे हुए। ठीक है, इसमें कंपैरिजन किया हुआ है अलादीन का मॉडर्न डे मैकेनिक से। अच्छा, ओराइंट कल्चर क्या होता है बच्चा? ओराइंट कल्चर होता है ईस्ट की फिक्शनल कहानियां। तो हम जब पुरानी कहानियां सुनते हैं ना, अलादीन जैसी कहानियां सुनते हैं, तो उसमें ईस्ट जो है, वर्ल्ड का जो ईस्ट है, उसे बहुत मैजिकल दिखाया जाता है। कहानियां हैं, कहानियों में आप मैजिक की बातें कर सकते हो। तो जैसे अलादीन अपने चिराग को रब करके कुछ भी बना लेता था, वो चाहे तो महल बना ले, वो चाहे तो नदी बना ले, वो चाहे तो उस पर ब्रिज बना ले, है ना। उसी को कंपेयर किया हुआ है वेस्टर्न कल्चर में मैकेनिक से, क्योंकि देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो दुनिया में वेस्ट से आया था, यूरोप से आया था। और जो पुराने जमाने की जो लोक कहानियां सुनने को मिलती थी हमें, जैसे मैजिक और अलादीन होता था, वो ईस्ट का था। तो ईस्ट के अलादीन को वेस्ट के मॉडर्न डे मैकेनिक से कंपेयर किया है कि जैसे अलादीन अपने चिराग को रब करके कुछ भी बना लेता था, वैसे ही मॉडर्न डे मैकेनिक जो है वो कुछ भी बना लेते हैं, चाहे वो ब्रिज हो, बिल्डिंग हो या शिप क्यों ना हो, राइट। तो अलादीन इज शोन एज रिप्रेजेंटिंग द ईस्ट एंड द मॉडर्न डे मैकेनिक इज रिप्रेजेंटिंग द वेस्ट एंड द मॉडर्निटी। दोनों के बीच में कंपैरिजन ड्रॉ किया हुआ है। अब दोनों ही पोस्टर्स हमने देखे, दोनों ही फोटोज हमने देखी, और दोनों से हमें क्या समझ आया कि मॉडर्न डे वर्ल्ड को एसोसिएट किया गया है टेक्नोलॉजी से, मॉडर्न डे वर्ल्ड को एसोसिएट किया गया है डेवलपमेंट से, मशीन से, फैक्ट्री से, रेलवे से, स्टीमशिप से और मैकेनिक से, है ना। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि कहाँ से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, फिर क्या क्या उसमें चेंजेस आए, भारत में आया तो क्या हुआ, ब्रिटेन में शुरू हुआ तो क्या हुआ, यूरोप में फैला तो क्या हुआ, और फिर कैसे हमें आज का प्रेजेंट डे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड दुनिया देखने को
मिली। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम ब्रिटेन। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले दुनिया में ब्रिटेन में आया था, फिर धीरे धीरे करके हम इंडिया की तरफ बढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे करके एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे पूरे चैप्टर का। चलो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक है बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अच्छा, सोचने की बात यह है कि जब भी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्ड सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में फैक्ट्रीज, चिमनीज, वर्कर्स, फैक्ट्री में प्रोडक्शन, मशीन्स, इस तरीके के ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं। ये ख्यालात बिल्कुल गलत नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इन मशीन्स, फैक्ट्रीज और फैक्ट्री वर्कर्स के आने से पहले मास लेवल पे प्रोडक्शन नहीं होता था। एक्चुअली फैक्ट्रीज के आने से पहले से दुनिया में मास प्रोडक्शन शुरू हो गया था। दुनिया में इंटरनेशनल मार्केट को केटर करने के लिए चीजें बननी शुरू हो गई थी, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन तो दुनिया में बहुत पहले से है। मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि ग्लोबलाइजेशन तो कब से हो रहा है, सिल्क रूट के जमाने से हो रहा है। तो जब ग्लोबलाइजेशन कभी से हो रहा है तो ट्रेडिंग भी कभी से हो रही है। कंट्रीज आपस में चीजें एक्सचेंज कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, तो उसके लिए प्रोडक्शन होना जरूरी है ना। तो कहने की बात है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले भी मास प्रोडक्शन इंटरनेशनल मार्केट के लिए हुआ करता था। वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरीके से नहीं होता था, लेकिन होता जरूर था। तो इस समय को, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले वाला समय है, जो इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोडक्शन किया करता था, उस समय को आप बोल सकते हो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। बच्चा, प्रोटो का मतलब होता है किसी चीज से पहले, तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले वाला दौर। तो पहले समझते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले किस तरीके से प्रोडक्शन होता था, फिर फुल फ्लेजेड इंडस्ट्रियलाइजेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, अब इससे पहले कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्चुअली में क्या होता है मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा वर्ड है इंग्लिश का जो एनसीईआरटी में दिया है, उसका मैं आपको मतलब बता देती हूँ। गिल्ड। बच्चे, गिल्ड का मतलब होता है यूनियन। आप चाहो तो अपनी क्लास में ऐसे बच्चों का भी गिल्ड बना सकते हो जो ड्राइंग कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आप चाहो तो उन बच्चों का गिल्ड बना सकते हो जो 90% से ऊपर मार्क्स लाते हैं। जो 40% मार्क्स लाते हैं उन बच्चों का भी गिल्ड बना सकते हो। तो जब आप कुछ लोगों का ग्रुप बना देते हो तो उसे गिल्ड बोला जाता है, और फिर वो जो ग्रुप है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए रूल्स और रेगुलेशन डिफाइन करने लगते हैं। अब मैं ये बात आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले जमाने में यूरोप में कई सारे गिल्ड हुआ करते थे। एक्चुअली 17वीं और 18वीं शताब्दी, यानी कि कुछ 1600 से 1800 तक जो मर्चेंट्स हुआ करते थे, विक्रेता हुआ करते थे यूरोप में, वो कंट्री साइड पे जाके काम कराया करते थे। मतलब प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में सारे विक्रेता काम कहाँ से कराते थे, प्रोडक्शन कहाँ से कराते थे, विलेजेस से कराते थे, कंट्री साइड से कराते थे। वहां पे जाके फार्मर्स को, आर्टिस्ट को ढूंढ के उनको काम दिया करते थे और उन्हें बोला करते थे कि तुम बनाओ और हम जो है इंटरनेशनल मार्केट को सर्व करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि मैम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन शहरों में क्यों नहीं होता था, गांवों में क्यों जाना पड़ता था इसे कराने के लिए? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया ना, यूरोप में गिल्ड हुआ करते थे। तो वर्ल्ड ट्रेड बढ़ रही थी, वर्ल्ड ट्रेड बढ़ रही थी तो दुनिया में चीजों की डिमांड बढ़ रही थी, चाहे वो कपड़ा क्यों ना हो, चाहे वो मसाले क्यों ना हो, चाहे वो खाद्य पदार्थ क्यों ना हो। लेकिन और सबको मन कर रहा था कि हम बिजनेसमैन बन जाए। सबको लग रहा था कि यार ट्रेड बढ़ रही है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, तो क्यों ना बिजनेस खोला जाए अपना, राइट। लेकिन सबको बिजनेस खोलने का मौका नहीं मिलता था। एक्चुअली यूरोप के बड़े बड़े शहरों में लोग ट्रेड गिल्ड्स बनाया करते थे, और ये जो ट्रेड गिल्ड्स हैं, मतलब 5-6 लोगों ने मिलकर मान लो गिल्ड एसोसिएशन बना लिया, यूनियनबाजी करनी शुरू कर दी, तो अगर कोई इंसान नया विक्रेता या नया मर्चेंट बनने की कोशिश करेगा तो ये गिल्ड उन्हें झुकाने की कोशिश करता था। भाई सब अपना फायदा चाहते हैं, गिल्ड चाहता था कि ये जो 4-5 लोग हैं इन्हीं का फायदा होता रहे, गिल्ड के मेंबर्स का ही फायदा होता रहे, बाकी कोई नया इंसान बिजनेस में घुसे ही ना। और इन्हें सपोर्ट कौन किया करता था? जो उस जमाने के राजा महाराजा हुआ करते थे, वो गिल्ड को सपोर्ट किया करते थे। तो नए मर्चेंट्स और नए ट्रेडर बनने के लिए आपको शहर में तो गिल्ड काम करने दे नहीं रहा है, तो आपको काम कहाँ करवाना पड़ेगा? गांव में कराना पड़ेगा। इसीलिए द एसोसिएशन मेंटेन कंट्रोल, ये गिल्ड जो है पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को कंट्रोल करके रखता था। सामान कितने का बिकेगा, रॉ मटेरियल किसको दिया जाएगा, ट्रेड कैसे होगी, इंपोर्ट कैसे होगा, एक्सपोर्ट कैसे होगा। गिल्ड के लोग जो है यूनियनबाजी किया करते थे इन सारे मुद्दों पे। मोनोपोली हुआ करती थी, मतलब इनका डोमिनेशन हुआ करता था, ये खुद ही प्रोडक्शन प्रोसेस कंट्रोल करना चाहते थे और किसी नए इंसान को ट्रेडिंग में या मर्चेंडाइज में घुसने ही नहीं देते थे। तो इसका रिजल्ट ये निकला कि जिन लोगों को नया बिजनेस खोलना था प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के जमाने में, उन लोगों ने अपना सारा बिजनेस उठा के प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करवा दिया गांव में। अब सवाल ये आता है कि मैम गांव में तो लोग फार्मिंग करते हैं, तो गांव में लोग बात क्यों माने? इन सारे नए नए मर्चेंट्स की बात मानी क्यों गई? क्यों किया गया प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में पार्टिसिपेट? थमो, बहुत सीधा सा रीजन है। आज जो आप इंडिया या डेवलपिंग नेशंस की हालत देखते हो ना, वैसी ही कुछ हालत हुआ करती थी यूरोप की उस जमाने में।
यूरोप में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन थी और बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी। फार्मिंग होती थी, लेकिन फार्मिंग बाकी जगह से भी फार्म प्रोडक्ट्स यूरोप में आया करते थे। तो ऐसा नहीं है कि यूरोप के जो फार्मर्स हैं वो बहुत खुश रहा करते थे। छोटे छोटे फार्मर्स ज्यादा हुआ करते थे, बड़े फार्मर्स कम हुआ करते थे। छोटे फार्मर्स के पास छोटा लैंड हुआ करता था, छोटे लैंड से छोटा प्रॉफिट निकलता है, और फैमिली में बच्चे होते थे बहुत सारे। बच्चे बहुत सारे हैं, फैमिली बहुत बड़ी, और फायदा हो रहा है आपको कम, तो ऑब्वियसली आप जॉब तलाशना शुरू करोगे ना। इसी वजह से जो कंट्री साइड के फार्मर्स थे उन्होंने सोचा कि अगर नए मर्चेंट्स आके उन्हें काम देना चाह रहे हैं, उनसे प्रोडक्शन करवाना चाह रहे हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में, तो उन्हें हाँ कर देनी चाहिए। So the cottagers and the poor peasants who had earlier depended on common lands for their survival had to now look for alternative sources of income. क्योंकि धीरे धीरे पॉपुलेशन यूरोप की बढ़ रही थी और पैसा जो है लोगों के पास कम हो रहा था, इसीलिए लोगों ने सोचा क्यों ना प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में वर्कर बन जाते हैं। अब आप इन्हें इंडस्ट्रियल वर्कर नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है। ये किसी फैक्ट्री में जाके काम नहीं कर रहे हैं, ये अपने घर में बैठ के काम कर रहे हैं, घर में बैठ के प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन इनका बनाया हुआ सामान इंटरनेशनल मार्केट में बिक रहा है, क्योंकि इस समय को बोला जा रहा है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। Many had tiny plots of land which could not provide work for all the members of the household. So when merchants came around and offered advances to produce goods for them, peasants household eagerly agreed. एक तो इन छोटे फार्मर्स के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता था, फैमिली का गुजारा बसारा नहीं होता था, ऊपर से जो नए नए मर्चेंट्स इन्हें काम देने आ रहे थे वो एडवांस भी दिया करते थे। वो बोलते थे कि तुम्हें रॉ मटेरियल भी अपने पैसे से खरीदने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें रॉ मटेरियल के भी पैसे दे रहे हैं, बस तुम प्रोडक्शन स्टार्ट करो, हम तुमसे सामान खरीद लेंगे। तो भाई सबका प्रॉफिट है, नए मर्चेंट का भी प्रॉफिट है और इन छोटे छोटे फार्मर्स का भी प्रॉफिट है। तो इस तरीके से शुरू हुआ एक रिलेशनशिप कंट्री साइड और शहरों के बीच में, क्योंकि शहरों में रहते थे नए मर्चेंट्स और नए ट्रेडर्स जो गिल्ड से दुखी थे, और इसी वजह से वो काम करा रहे थे गांव के फार्मर से, और गांव के फार्मर्स को मिल रहा था इसी बदले में खूब सारा पैसा। अब गांव में बैठे बैठे, कंट्री साइड में अपने घर में बैठे बैठे फार्मर्स अपने खेत को भी देख सकते थे, उसे कल्टीवेट भी कर सकते थे, और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मिलके प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में प्रोडक्शन भी कर सकते थे। तो गांव में अब धीरे धीरे पैसा आना बढ़ गया था। इट ऑल्सो अलाउ देम टू अ फुलर यूज ऑफ देयर फैमिली लेबर रिसोर्सेज। तो घर के कोई लोग अब खाली नहीं बैठते थे, सब लोग काम कर रहे थे। ना बच्चा, एक प्रोडक्शन प्रोसेस होता है ना, उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। अब चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में हो, चाहे वो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कपड़े की बात करूं, तो कपड़ा अगर कॉटन से बनता है तो एग्जैक्टली रॉ कॉटन से सीधा कपड़ा नहीं बन जाता है, उसमें बहुत सारे काम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वूल की बात की जाए, ऊन की बात की जाए, तो एक इंसान वूल को सॉर्ट करता है, मतलब जो रॉ वूल आती है ना, रॉ वूल को सॉर्ट करना कि कौन सा धागा अच्छा है, कौन से धागे से अच्छी ऊन बनेगी, कौन से धागे से बुरी ऊन बनेगी, वो स्टेपलर का काम होता है। फिर एक इंसान होता है जो उसे गैदर कर करके कपड़ा बनाता है। फिर एक इंसान होता है वो कॉटन और वूल को स्पिनिंग से पहले तैयार करता है। तो ऐसे कार्डिंग, फुलर, स्टेपलर, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते थे। जो इंसान स्टेपलिंग करता था वो इंसान फुलर नहीं होता था, जो इंसान फुलर होता था वो इंसान कार्डिंग नहीं करता था। तो अलग अलग वर्कर्स का इस पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में अलग अलग काम होता था। मर्चेंट्स का क्या काम होता था? मर्चेंट्स का काम होता था इस प्रोडक्शन प्रोसेस को ओवरसी करना। तो मर्चेंट्स कहाँ रहते थे? शहरों में रहते थे। फॉर एग्जांपल एक टिपिकल मर्चेंट अगर इंग्लैंड में रहता था, तो वो मर्चेंट अपने अंदर कई सारे वूल स्टेपलर को भी एम्प्लॉय करता था, कई सारे फुलर को भी एम्प्लॉय करता था, कई सारे स्पिनर्स को भी एम्प्लॉय करता था, यान बनाने वाले लोगों को भी एम्प्लॉय करता था, कपड़ा बनाने वाले लोगों को भी एम्प्लॉय करता था, प्रिंटिंग करने वाले लोगों को भी एम्प्लॉय करता था। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे, एक नया मर्चेंट अपने अंदर कम से कम 100 लोगों को एम्प्लॉय किया करता था। अच्छा, तो मर्चेंट कहाँ? शहर में। वर्कर्स कहाँ? गांव में। प्रोडक्शन प्रोसेस कहाँ हो रहा है? लोगों के घर में, वर्कर्स के घर में। वर्कर्स के घर क्या सारे पास पास हैं? नहीं, सारे दूर दूर रहते हैं, अलग अलग जगह से रहते हैं। तो ये थोड़ा मेसी सा साउंड कर रहा है ना, हर जगह आपको एक सुपरवाइजर लगाना पड़ेगा। इसीलिए ये बात याद रखना कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि काम जो है अलग अलग जगह पे होता था, और अलग अलग जगह पे, हर जगह पे 20-25 वर्कर्स जो है काम किया करते थे, और एक मर्चेंट्स को ये सब कुछ ओवरसी करना पड़ता था। और पता है ये सारे काम का पैसा कहाँ से आता था? फिनेंसिंग कहाँ से होती थी? लोन कहाँ से लिया जाता था? लोन शहरों में बैंक में लिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन में जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई, वहां पे लंदन जैसी जो शहर थे, वहां पे फिनिशिंग भी होती थी प्रोडक्ट की, इंटरनेशनल मार्केट में बेचने से पहले पैकेजिंग भी होती थी, और इनफैक्ट वहीं से आता था पैसा। तो लंदन बन गया फिनेंस कैपिटल इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, और लंदन बन गया फिनिशिंग सेंटर भी। काम कहाँ हो रहा है ये बात याद रखना, गाँव में हो रहा है। ठीक है, तो समरी करते हैं।
इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहला का जो जमाना था जहां पे इंटरनेशनल मार्केट के लिए सामान जरूर बनता था लेकिन अलग अलग जगह पे बनता था, इसे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, जिसने शहरों और गांव के बीच में एक रिलेशनशिप स्थापित कर दिया। और प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि काम जो है एक छत के नीचे नहीं होता था और उसे सुपरवाइज करने के लिए काफी सारे लोग चाहिए होते थे। तो मर्चेंट्स का काम जो है बढ़ जाता था, काम में एफिशिएंसी नहीं आ पाती थी, सारे लोग मिलकर भी बहुत कम ही काम कर पाते थे। ठीक है, तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम था जरूर बहुत बढ़िया, नेटवर्क ऑफ कमर्शियल एक्सचेंजेस बन गए थे, मतलब कि इंटरनेशनल मार्केट केटर जरूर हो रही थी, पर इसमें भी कुछ कमियां थी। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, विच इज कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री। 100 बात की एक बात, कौन से ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर थे जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले आया? तो दो सेक्टर थे, एक था कॉटन का सेक्टर, क्योंकि कॉटन के कपड़े पूरी दुनिया में पसंद किए जाते थे। दूसरा था आयरन एंड स्टील का सेक्टर। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में रेलवे एक्सपैंड कर रहा था और रेलवे के एक्सपेंशन से आयरन की जरूरत बहुत पड़ती थी। तो कोई आपसे पूछे कि कौन से दो सेक्टर सबसे ज्यादा सितारों पे रहते थे इंडस्ट्रियलाइजेशन में, तो बोल देना कॉटन एंड आयरन। ठीक है, कॉटन भी सबसे ज्यादा, मतलब सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर किसी सेक्टर में आया तो वो था कॉटन। आया कब? इंग्लैंड में आया, ब्रिटेन में आया 1730s में। तो बच्चा हमेशा मैं बोलती हूँ कि सेंचुरी ना बैकवर्ड चलती है, तो जब मैं 1730 बोल रही हूँ तो उसका मतलब है 1700 से 1800 के बीच का टाइम, और इसे आप बोलते हो 18वीं शताब्दी। ठीक है, हमेशा बैकवर्ड चलती है सेंचुरी। तो अगर लेट 18 सेंचुरी की भी बात करो तो कई जगह फैक्ट्रीज आनी शुरू हो गई थी, ट्रेडिशनल तरीके से भी काम होता था, हाथ से भी काम होता था, फैक्ट्रीज आनी भी शुरू हो गई थी। लेकिन अर्ली 19 सेंचुरी में फैक्ट्रीज ज्यादा मात्रा में देखने को मिल गई थी। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, 1760 की बात करते हैं। 1760 में ब्रिटेन जो है 2.5 मिलियन पाउंड रॉ कॉटन मंगाया करता था बाकी देशों में से। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए था, उसे रॉ मटेरियल चाहिए था, रॉ मटेरियल आएगा तभी तो फिनिश प्रोडक्ट बनेगा, तभी तो कपड़ा बनेगा। तो 1760 में 2.5 मिलियन पाउंड्स रॉ कॉटन मंगाता था ब्रिटेन। लेकिन देखते ही देखते अगले 27 सालों के अंदर वो 2.5 मिलियन पाउंड बन गया 22 मिलियन पाउंड। मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का ग्रोथ कितने बड़े स्केल पे हो रहा था ब्रिटेन में, तभी तो रॉ कॉटन ज्यादा से ज्यादा मंगाया जाने लग गया ना। और इसी की वजह से प्रोडक्शन प्रोसेस आपस में इंटरलिंक होना शुरू हो गया। अब हुआ कैसे? इतने कॉटन की जरूरत पड़ क्यों रही थी? तो ये इसलिए पड़ रही थी क्योंकि रिचर्ड आर्कराइट ने कॉटन मिल कर दी थी। देखो, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमने पढ़ा कि कॉटन से रिलेटेड प्रोसेस में भी कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग, रोलिंग, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। हर वर्कर का आउटपुट अगर अपने लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे अच्छा हो जाएगा तो ओवरऑल प्रोसेस भी बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन हो कैसे? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में तो हर वर्कर के लिए अलग से मैनेजर रखना पड़ता है, क्योंकि काम तो लोगों के घरों में होता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए रिचर्ड आर्कराइट, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, नोट डाउन कर लो, बाकी ये पूरी पीडीएफ तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगी। इसी को इस्तेमाल करते हुए रिचर्ड आर्कराइट ने कॉटन मिल बनाई। कॉटन मिल मतलब कॉटन की फैक्ट्री। अब कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग, रोलिंग सब एक छत के नीचे होता था। अब आपको बस रॉ मटेरियल खरीदना है, मिल में ले जाना है, खूब सारे वर्कर्स हायर करने हैं और वो सारे वर्कर्स जो हैं आपको काम करके दे देंगे। All the processes were brought together under one roof and managed within the mill. अब आपको अलग अलग प्रोसेस के लिए, अलग अलग सुपरविजन के लिए अलग अलग सुपरवाइजर लगाने की जरूरत नहीं है। एक सुपरवाइजर एक छत के नीचे सारे वर्कर को सुपरवाइज कर सकते हैं, क्वालिटी भी कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें मैनेज भी कर सकते हैं, उनसे अच्छे से काम भी करवा सकते हैं और इनफैक्ट क्वांटिटी भी देख सकते हैं कि भाई अच्छे से बन रहा है कपड़ा कि नहीं बन रहा है ना। तो कॉटन मिल ने इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को धक्का दिया, मतलब कि पुश दे दिया। अर्ली 19 सेंचुरी में धीरे धीरे करके इंग्लैंड में आप जहां पे भी देखते थे आपको फैक्ट्रीज दिखनी शुरू हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आसपास की गलियों में ट्रेडिशनल तरीके से काम नहीं हो रहा था। आसपास की गलियों में ट्रेडिशनल तरीके से अभी भी काम हो रहा था। लेकिन अगर आप 19 सेंचुरी यूरोप को देखोगे, 19 सेंचुरी इंग्लैंड को देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार सारा काम तो फैक्ट्रीज में होता है। लेकिन नहीं, आसपास की गलियों में, बायलेंस में वर्कशॉप्स थी, वो अभी भी चल रही थी, लेकिन साथ में फैक्ट्रीज में भी काम होना स्टार्ट हो गया था। तो ये है, देखो, अर्ली डे फैक्ट्री दिखा रखी है मैंने यहाँ पे, कितने सारे वर्कर एक ही छत के नीचे बैठ के काम कर रहे हैं। दिस वाज लाइक अ टिपिकल कॉटन मिल, इस तरीके की दिखती थी कॉटन मिल। और आप देख भी सकते हो कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। बहुत ज्यादा सुपरवाइजर की इसमें जरूरत नहीं थी, एक दो से काम चल जाता था। नेक्स्ट टॉपिक इज बच्चा द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज।
पेस का मतलब होता है स्पीड। अब कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज आनी शुरू हुई, कॉटन मिल आने शुरू हुई, क्या सबने अपना ट्रेडिशनल काम छोड़ दिया? क्या एकदम से एक रात के अंदर पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया या धीरे 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 हुआ? द आंसर इज बहुत धीरे धीरे हुआ। इंडस्ट्रियल बदलाव एक दिन के अंदर नहीं हुआ। इसके कारण, पहला कारण है कि पर्टिकुलर सेक्टर्स में ही इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा मात्रा में देखा गया, सारे सेक्टर्स में नहीं देखा गया। फॉर एग्जाम्पल कॉटन और आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन जल्दी आया और बहुत ज्यादा आया, लेकिन बाकी सेक्टर्स में नहीं आया, स्पेशली रेलवे की एक्सपेंशन की वजह से। भाई जैसे जैसे इंटरनेशनल मार्केट में चीजों की डिमांड बढ़ रही थी, कंट्रीज जो है आपस में लेन देन बढ़ा रहे थे, वैसे वैसे लोगों को समझ आ रहा था कि अगर कोई ऐसा ट्रांसपोर्टेशन हो जिसमें बल्क में रॉ मटेरियल आ जाए और बल्क में फिनिश प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, है ना, पैसे बच जाएंगे। इसीलिए रेलवे एक्सपैंड कर रहा था, चाहे इंडिया हो, इंग्लैंड हो, हर जगह पे रेलवे एक्सपैंड कर रहा था रॉ मटेरियल्स की ले जाने की ईजमेंट के लिए, ठीक है। तो रेलवे एक्सपैंड कर रहा था तो आयरन की ज्यादा जरूरत पड़ रही थी, और रेलवे एक्सपैंड कर रहा था तो कॉटन इंडस्ट्री और बूम कर रही थी। इसीलिए 1873 का ब्रिटेन अगर आप देखोगे तो उसमें आयरन का जो एक्सपोर्ट है, एक सेकेंड, Britain was exporting iron and steel worth 77 million euros, double the value of its cotton export. तो ब्रिटेन कॉटन जो है कम मंगा रहा था 1873 आते आते, लेकिन ब्रिटेन आयरन एक्सपोर्ट बहुत कर रहा था। क्यों? क्योंकि रेलवे सिर्फ ब्रिटेन में नहीं बन रही थी, रेलवे स्पेन में भी बन रही थी, रेलवे फ्रांस में भी बन रही थी, रेलवे तो इंडिया में भी बन रही थी। तो आयरन एक्सपोर्ट भी किया जाता था और रॉ कॉटन इंपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन में, और फिनिश प्रोडक्ट जो होते थे कॉटन के वो एक्सपोर्ट किए जाते थे। तो कहने का मतलब है इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू कॉटन से हुआ, लेकिन बाद में जाके आयरन इंडस्ट्री ज्यादा बूम करने लग गई। तो पहला कारण तो ये हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन के स्लो होने का, कि सारे सेक्टर्स में एक समान इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा था, आयरन और स्टील और कॉटन में ज्यादा हो रहा था। दूसरा, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। इवन 19th सेंचुरी के आखिर तक भी ना, 19th सेंचुरी के आखिर का मतलब है 1890 टाइप, 1890 से 1900 तक, 1890 से 1900 का दशक भी आप देखोगे तो सिर्फ 20% वर्कर्स हुआ करते थे, 20% से भी कम वर्कर्स हुआ करते थे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वॉल्व थे। बाकी सारे 80% वर्कर आज भी कहाँ काम करते थे? ट्रेडिशनल तरीके से काम करते थे, अपने घर की डोमेस्टिक यूनिट में काम किया करते थे, छोटी छोटी घर में बनी हुई क्राफ्ट यूनिट में काम किया करते थे। और टेक्सटाइल एक डायनेमिक सेक्टर था, लेकिन आज भी टेक्सटाइल जो है कॉटन मिल में कम हो रहा था, मतलब आज भी, मतलब 19th सेंचुरी के खत्म होते होते भी टेक्सटाइल कॉटन मिल में कम हो रहा था, लोगों के घरों में उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा था। तो मतलब कि लोगों ने अडॉप्ट नहीं किया था टेक्नोलॉजी को अभी तक भी पूरी तरीके से। तीसरा कारण, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज कोई पागल तो थी नहीं, उन्होंने देखा कि टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, स्टीम पावर्ड कॉटन इंडस्ट्रीज आ रही है, मेटल इंडस्ट्रीज आ रही हैं, तो उन्होंने सोचा कि अगर यार इसी टेक्नोलॉजी के साथ हमने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो हम तो रिडंडेंट हो जाएंगे। छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, पैंडेमिक आया, सब लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन करना शुरू कर दिया, लेकिन क्या ऑफलाइन इंस्टीट्यूट बंद हो गए? हाँ, 2-4 बंद हो गए, लेकिन क्या सारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट बंद हो गए? नहीं, ऑफलाइन टीचर्स ने भी अपने आप को अपडेट किया, टेक्नोलॉजी सीखी अगर नहीं आती थी तो, और अपनी स्किल्स बढ़ाई। सिमिलरली जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आना शुरू हुआ तो ट्रेडिशनल वर्कर्स ने भी अपनी स्किल्स को बढ़ाया, उन्होंने नए नए तरीके के पॉटरी के डिजाइन, नए नए तरीके की बिल्डिंग एक्टिविटीज, नई नई तरीके की टैनिंग का मतलब होता है चमड़े का काम, राइट, नए नए तरीके के लेदर का काम, हाथ से बना हुआ लेदर कितना महंगा आता है, नए नए तरीके के फर्नीचर के डिजाइन, नए नए तरीके के टूल्स बनाना, ये सब कुछ सीखा ताकि वो भी टेक्नोलॉजी से compete कर सके। तो वो पीछे नहीं थे, उन्होंने अपनी पूरी जी जान लगा के कोशिश की टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़ने की। देन नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है कि टेक्नोलॉजी जो है बिल्कुल से सब कुछ नहीं बदल पाई, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है महंगी थी, टेक्नोलॉजी सस्ती तो नहीं थी। स्टीम पावर इंजन आ रहे हैं, कॉटन मिल्स आ रही हैं, इन सब कुछ चीजों को करने में ना खर्चा लगता है, मशीन्स को खरीदने में बहुत खर्चा लग रहा था। अब सारे इंडस्ट्रियलिस्ट राजी नहीं थे इतना सारा खर्चा करने के लिए, उन्हें लग रहा था कि यार वर्कर से काम निकल रहा है सस्ते में, तो फिर मशीन्स में पैसा क्यों लगाना। ऊपर से अगर मशीन्स खराब हुई, कोई गारंटी तो है नहीं, बहुत पुरानी बातें कर रहे हैं, तब तो मशीन्स की गारंटी भी नहीं मिलती थी, गारंटी तो है नहीं एक दिन में खराब होगी कि एक साल में खराब होगी। बाई चांस ये इतनी महंगी मशीन्स खराब हो गई तो फिर इंडस्ट्रियलिस्ट मैकेनिक कहाँ ढूंढेंगे, क्योंकि अभी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आना शुरू हुआ था, मैकेनिक्स मिलना भी बहुत मुश्किल था, तो रिपेयर भी कॉस्टली थी और मशीन्स भी कॉस्टली थी। इसीलिए फैक्ट्री ओनर्स अभी भी वर्कर्स को ज्यादा प्रेफर करते थे मशीन्स के कंपैरिजन में। तो ये था चौथा रीजन स्लो पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लिया है स्टीम इंजन। पता है दुनिया की टॉप 10 इन्वेंशंस में आता है स्टीम इंजन, ऐसी इन्वेंशन जिसने दुनिया का फेस ही बदल दिया है स्टीम इंजन।
1781 में स्टीम इंजन जेम्स वॉट ने अपने नाम पे पेटेंट करा लिया था। न्यू कॉमन नाम के व्यक्ति ने बनाया था, लेकिन जेम्स वॉट में उसमें थोड़े से चेंजेस करके अपने नाम पे पेटेंट करा लिया था कि स्टीम इंजन तो मैंने ही बनाया। उसके बाद मैथ्यू बोल्टन, जो जेम्स वॉट के एक दोस्त हुआ करते थे, उन्होंने जेम्स वॉट के बनाए हुए स्टीम इंजन में थोड़े बहुत चेंजेस करके नया मॉडल बनाया था। कहने का मतलब है कि स्टीम इंजन में और एडवांसमेंट होनी, नए नए वर्जन आने, 2.0 3.0 आने शुरू हो गए थे 1781 में। अब आपको लगेगा मैम ये तो बहुत अच्छी बात है, तो लोगों ने फैक्ट्रीज में अपने स्टीम इंजन लगाना शुरू कर दिया होगा। नो, इनफैक्ट 19th सेंचुरी के बिगिन होते होते भी पूरे ब्रिटेन में सिर्फ 321 स्टीम इंजन देखे जाते थे, इससे ज्यादा नहीं। तो कुछ कॉटन इंडस्ट्री में, कुछ आयरन इंडस्ट्री में, सारी इंडस्ट्रीज में तो स्टीम इंजन देखे भी नहीं जाते थे। तो कहने का मतलब है पूरी शताब्दी क्या, पूरी दुनिया की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस में काउंट होने वाला स्टीम इंजन भी लोगों ने इतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं किया था। इसे अडॉप्ट करने के लिए भी लोगों को 100-200 साल लग गए थे। कहने का मतलब है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो फैक्ट्री ओनर्स थे, वो टेक्नोलॉजी देख के पागल नहीं हो गए थे। उन्होंने टेक्नोलॉजी को अपना टाइम दिया और उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में स्लोली स्लोली ग्रेजुअली अपनी इच्छा जताई, पर एकदम से नहीं कर लिया। ठीक है, चलो, तो समरी ये है कि पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज वेरी वेरी स्लो। इसके 4 कारण हैं। एक, सारे सेक्टर में इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छे से नहीं आया था, कॉटन, आयरन और स्टील में आया था। दूसरा, ट्रेडिशनल वर्कर्स ने अपने स्किल्स को अपडेट कर लिया था और तैयार हो गए थे टेक्नोलॉजी से लड़ने के लिए। तीसरा, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है मशीन्स खरीदना नहीं चाहते थे क्योंकि मशीन्स महंगे होते थे और उनका रिपेयर भी महंगा होता था। चौथा, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट में वर्कर ज्यादा काम करते थे क्योंकि उन्हें मशीन्स चलानी बहुत ज्यादा आती नहीं थी। तो इन 4 कारणों की वजह से पेस जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की धीमे रही है। यानी कि अगर आप 1850 की भी बात करोगे, मिड 19th सेंचुरी की, तो ऑन एन एवरेज ब्रिटेन में रहने वाला या यूरोप में रहने वाला एक वर्कर मशीन से काम करने वाला वर्कर नहीं था, इंडस्ट्रियल वर्कर नहीं था, बल्कि ट्रेडिशनल वर्कर ही था। तो 1850 तक की कहानी तो हमें समझ आ रही है कि 1850 तक भी इंडस्ट्रियलाइजेशन बूम नहीं किया था। आज हम 2022 में बैठे हैं और 2022 में इंडस्ट्रियलाइजेशन हर जगह है हमारे आसपास। जो भी आप चीज देखते हो उसमें से बहुत ही कम चीजें होंगी जो हाथ से बनी होंगी, बाकी सब कुछ मशीन मेड है। तो 1850 से 2022 की जर्नी इतनी फास्ट कैसे रही है, वो आगे आगे आपको चैप्टर में पता चलेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज हैंड लेबर एंड द स्टीम पावर। हैंड लेबर मतलब हाथ का काम, स्टीम पावर मतलब पावर से किया जाने वाला काम, यानी कि मशीन से किया जाने वाला काम। कंपैरिजन देखते हैं। विक्टोरियन ब्रिटेन की बात करते हैं। विक्टोरियन ब्रिटेन मतलब ऐसा ब्रिटेन जिसमें क्वीन विक्टोरिया राज किया करती थी। ठीक है, तो क्वीन विक्टोरिया के राज में जो ब्रिटेन है उसे विक्टोरियन ब्रिटेन कहते हैं। और विक्टोरियन ब्रिटेन में लेबर की कोई शॉर्टेज नहीं थी। मैंने बताया ना कि आज जो आप यूरोप देखते हो, यूरोप हमेशा से ऐसा नहीं दिखता था। एक जमाना था जब यूरोप में लोग ज्यादा थे, जॉब्स कम थी, हर घर में 5-5 6-6 बच्चे देखे जाते थे, गरीबी देखी जाती थी। तो ह्यूमन लेबर की, वर्कर्स की तो कोई कमी ही नहीं थी। जो छोटे फार्मर्स थे जिनके पास खाने को नहीं था, या छोटे छोटे लैंड हुआ करते थे, जो इधर उधर घूमने वाले भिखारी हुआ करते थे, ये सब शहरों में झुग्गी झोपड़ी में रहते थे और सब काम की तलाशी करते रहते थे पूरा पूरा दिन। और इतना काम ही नहीं था कि कोई इन्हें जॉब दे पाए। और अगर जॉब मिल भी जाती थी तो तनख्वाह मिलती थी बहुत थोड़ी सी। भाई तनख्वाह तो थोड़ी मिलनी है क्योंकि वर्कर्स ज्यादा हैं, काम कम है। आप नहीं करोगे थोड़ी तनख्वाह में काम तो कोई और कर लेगा आपकी जगह, है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी थी, लेबर की कोई शॉर्टेज नहीं थी और पैसे मिलते थे थोड़े। और इंडस्ट्रियलिस्ट को वर्कर्स से काम कराना ज्यादा पसंद आता था। उन्हें लगता था कि यार जब वर्कर्स सस्ते में काम करके दे रहे हैं तो फिर मशीन्स में इतना पैसा क्यों फूकना ना, वर्कर्स को ही काम करा लेते। ऊपर से वर्कर्स को आप कभी भी हायर कभी भी फायर कर सकते हो। मशीन्स में तो आपने एक बार 5,000-6,000 रुपए लगा दिए तो वो तो आपके पैसे तो गए ना, मशीन्स को तो आप फायर या हायर नहीं कर सकते। वर्कर्स को क्या किया जाता था कि जब बहुत ज्यादा सीजन आता था ना, जब किसी चीज का प्रोडक्शन उन्हें ज्यादा करना होता था तो ज्यादा वर्कर्स हायर कर लेते थे, और जब उस प्रोडक्शन का प्रोसेस स्लो हो जाता था या सीजन चला जाता था तो लोगों को फायर कर देते थे। जैसे हमारे यहाँ होता है ना इंडिया में, जब दिवाली आ रही होती है तो मोमबत्ती की फैक्ट्रीज ना बहुत सारे वर्कर्स को हायर कर लेती है। दिवाली चल जाती है तो आधे से ज्यादा वर्कर्स को निकाल दिया जाता है। सिमिलरली यूरोप में जब सर्दियां आने वाली होती थी तो गैस का काम बहुत ज्यादा होगा क्योंकि सर्दियां हैं, सब लोगों को गैस चाहिए हाथ वाथ सेकने के लिए। तब वर्कर्स को कोल्ड के महीनों में, सर्दियों के महीनों में ज्यादा हायरिंग कर लेती थी गैस की कंपनीज। इसी तरीके से जब क्रिसमस आने वाला होता था तो किताबें काफी बिकती हैं, तो किताबें बनाने वाली कंपनीज वर्कर्स को हायर करती थी क्रिसमस के दौरान। लेकिन बाद में जब सीजन खत्म हो जाता था, टाटा बाय बाय। वाटर फ्रंट की बात करें तो विंटर के टाइम पे शिप तो चल नहीं सकती, समुद्र में बहुत ठंडी होती है, तो समुद्र में ना विंटर के टाइम पे शिप्स नहीं ले जाई जाती, समर के टाइम पे यूरोप में ले जाई जाती है। तो विंटर के टाइम पे लोग अक्सर शिप का रिपेयर करते हैं, तो शिप के रिपेयर के टाइम पे वर्कर्स हायर कर लेते थे सर्दियों में, और जब शिप का रिपेयर हो जाता था तो फिर उन्हें टाटा बाय बाय बोल देते थे। तो कहने का मतलब है विक्टोरियन यूरोप में इंडस्ट्रियलिस्ट किसे फेवर करते थे हायर करना, वर्कर्स को, मशीन्स में पैसा लगाना वो नहीं चाहते थे।
ऊपर से दूसरी बात, देखो जो हाथ का काम है वो तो हाथ का काम है, हाथ का काम मशीन तो एक ही जैसा सामान बनाएगी। भाई मशीन्स ने अगर ये बनाया है, ये कप बनाया है, तो इस कप जैसे ही बाकी 100 कप भी बनाएगी मेरी मशीन। वो कोई और कप तो बना नहीं देगी, उसका अपना दिमाग तो नहीं है कि यार अगला कप जो है मैं राउंड बना देती हूँ, उसके अगला कप जो है मैं स्क्वायर बना देती हूँ। सारे कप ऐसे ही दिखेंगे। लेकिन जो हाथ का काम होता है वो आप कस्टमाइज कर सकते हो, आप उसमें कोई भी शेप और साइज बना सकते हो, है ना। और यूरोप में सबसे ज्यादा पैसे किसके पास होते थे? अमीर लोगों के पास होते थे। अमीर लोगों को आप क्या बोलते हो? अरिस्टोक्रेसी, यानी कि बुर्जुआजी सोसाइटी। ये पढ़ते हो ना, क्लास 9th में भी पढ़ा है। अरिस्टोक्रेसी का मतलब अमीर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये जो अमीर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होता था ना, इसे तो पसंद आता था हाथ का बनाया हुआ काम। अपर क्लास को पसंद आता था हाथ का बनाया हुआ काम, उसे ये मशीन मेड सामान समझ नहीं आता था जो आम लोग यूज करते हैं। तो हाथ का बना हुआ काम अमीर लोगों के लिए होता था कि यार ये तो बड़ी अच्छी क्वालिटी का है, ये तो रिफाइन वर्क है, ये तो क्लासी वर्क है, हम तो यही खरीदेंगे। तो अभी भी ट्रेडिशनल वर्कर्स के काम की डिमांड मार्केट में बनी हुई थी। ऊपर से हाथ के काम में आप कई सारे डिजाइन बना सकते हो, मतलब आपको एक हथौड़ा भी बनाना है ना, तो आप उसकी 500 अलग अलग वैरायटी बना सकते हो। एक कुल्हाड़ी की भी अलग अलग 45 वैरायटी बना सकते हो। मशीन में तो क्या है, मशीन में आपने एक ढांचा लगाया तो सारे के सारे कुल्हाड़ी और सारे के सारे आपके हैमर एक ही जैसे दिखेंगे। लेकिन हाथ के काम में चेंजेस लाना बहुत आसान है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से ट्रेडिशनल वर्कर्स को 19th सेंचुरी आते हुए भी कोई फायर नहीं कर दिया गया था, अभी भी उनकी रेलेवेंसी मार्केट में बरकरार थी। लेकिन ये सारे देशों में नहीं था बच्चा, यूरोप जैसे कॉन्टिनेंट में ही था जहां पे लेबर की शॉर्टेज नहीं थी और लेबर सस्ते दाम में मिल जाता था। लेकिन अमेरिका का अगर आप केस पढ़ोगे कभी किसी क्लास में, तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका में इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आया था तो वर्कर्स को बहुत भारी मात्रा में फायर किया गया था, क्योंकि वहां पे वैसे भी वर्कर्स की शॉर्टेज थी। तो वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट ने मशीन्स को अडॉप्ट जल्दी कर लिया था। लेकिन यूरोप में शॉर्टेज नहीं थी वर्कर की, तो यहाँ नहीं किया गया। इंडिया में आप आज भी देखते हो कितने सारे लोग हैं जो हाथ से काम करवाते हैं अपने वर्कर से, क्योंकि हमारे यहाँ लेबर आज भी बहुत सस्ता है, तो हाथ से काम भी हमें सस्ता पड़ता है ना। नेक्स्ट, लाइफ ऑफ द वर्कर्स। तो ट्रेडिशनल वर्कर्स 19th सेंचुरी में भी आउटडेटेड नहीं हुए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि इनकी जिंदगी कैसी दिखती थी। क्या ये अमीर थे? क्या ये खुशहाल थे? क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन थे इनकी जिंदगी में थोड़ी अमीरी आई थी या और गरीबी आ गई थी? लेट्स स्टडी दैट। The abundance of the labor in the market affected the lives of the worker. Obviously मार्केट में इतना लेबर अवेलेबल था, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट थी कि इसकी वजह से वर्कर्स की जिंदगी पे बहुत बुरा असर पड़ता था। लोग गांव छोड़ छोड़ के शहर में आ जाते थे, माइग्रेट कर जाते थे जॉब्स की तलाश में। अब जॉब्स लिमिटेड थी, अनएम्प्लॉयमेंट फैली पड़ी थी, तो जॉब्स आपको कैसे मिलेंगे? जॉब्स आपको दो ही तरीके से मिल सकती है। या तो आपका कोई रिश्तेदार किसी फैक्ट्री में काम करता हो जो आपकी एक तरीके से नेपोटिज्म के जरिए, नेपोटिज्म में नहीं बोलूंगी, एक तरीके से आपका रेफरल देके आपकी जॉब लगवा दे। या फिर आपके शहरों में कोई दोस्त या कोई बंधु रहते हो भाई, जिनके घर आप रुक के बिना किसी पैसे के उनके घर खाना पानी खा के आप जॉब की तलाश कर सकते। लेकिन अगर आपके पास इन दोनों में से कोई चीज नहीं है, ना आपके शहरों में दोस्त रहते हैं, ना आपका कोई भाई सगा संबंधी किसी फैक्ट्री में काम करता है, तो फिर आपको जॉब मिलना यूरोप में उस जमाने में बहुत मुश्किल हुआ करता था। पता है, जिनके सोशल कनेक्शंस नहीं हुआ करते थे ना, वो सड़कों पे पाए जाते थे, ब्रिजेस के नीचे सोते थे, नाइट शेल्टर्स में सोते थे, क्योंकि उनके पास होटल अफोर्ड करने के भी पैसे नहीं होते थे, धर्मशाला अफोर्ड करने के भी पैसे नहीं होते थे। तो सबकी हालत बहुत सुखी नहीं थी। रिश्तेदार वगैरह हैं फैक्ट्री में तो काम बन जाएगा, नहीं है तो फिर दर दर ठोकरे खाओ, जब काम मिलेगा तो काम मिलेगा। इसी दौरान, ये मैं थोड़ा एनसीईआरटी से ज्यादा बता रही हूँ क्योंकि मैंने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया है, तो हमने सोशल वर्क में पढ़ा है कि इसी दौरान ना ब्रिटेन में सोशल वर्क भी चालू हो गया था, क्योंकि इतनी गरीबी थी, सड़कों पे आपको इतने अनएम्प्लॉयड लोग देखने को मिलते थे कि तभी पुअर लॉ, नाइट शेल्टर, नाइट रिफ्यूजी कैंप, ऐसी चीजें सोशल वर्क में ऐसी चीजें आनी शुरू हो गई थी ब्रिटेन में। क्यों आनी शुरू हो गई थी? कि भाई इन गरीबों का भी भला होना चाहिए। तो पुअर लॉ जैसे कुछ लॉज बनाए गए थे ब्रिटेन में उस जमाने में, जिसमें गरीबों के भले के लिए स्कीम या प्रोग्राम या नाइट शेल्टर्स या खाने के लिए एक तरीके से भंडारा लंगर टाइप करवाया जाता था। तो ये जो अनएम्प्लॉयड वर्कर्स थे जो दर दर ठोकरे खाते थे, ये यहीं रहते थे, या कैजुअल वार्ड में मिलेंगे, या रिफ्यूजी कैंप में मिलेंगे, सड़क के किनारे मिलेंगे, किसी लंगर में खाना खाते हुए मिलेंगे, पुअर लॉ में कोई स्कीम अवेल करते हुए मिलेंगे, क्योंकि काम तो नहीं मिल रहा था। तो लाइफ इनकी काफी बुरी चल रही थी। देखो यहाँ पे मैंने एक फोटो दिखाई है, ये ऐसी ही पुअर लॉ अथॉरिटीज से जो नाइट रिफ्यूजी कैंप्स बनते थे वो दिखाए हुए हैं। देखो यहाँ पे कैसी हालत है, चारपाइयों जैसी बेड लगाया हुआ है और यहीं पे आपको खाना वाना भी मिल रहा है। कोई बहुत अच्छी हालत थोड़ी वर्कर्स की, है ना। नेक्स्ट,
सीजनैलिटी ऑफ वर्क, अगर आपको काम मिल भी जाता था भाई यूरोप में, तो भी वो आपका काम जो है सीजनल हुआ करता था। कुछ महीने आपको काम होता था, जब बिजी सीजन होता था तो आपको काम मिलता था, जब बिजी सीजन चला जाता था, प्रोडक्शन का काम चला जाता था, तो आपको जॉब से निकाल दिया जाता था। तब आप डर डर ठोकरे खाते थे कि हमें काम दे दो, काम दे दो। तो या तो आपके पास दो ऑप्शन होते थे, जब आपको काम से निकाल दिया गया है, या तो आप अपने गाँव वापस चले जाओ, गाँव जाके खेती करो, जो जो अलग प्रॉब्लमेटिक पॉइंट था, या फिर आप शहर में इधर उधर रह के जॉब ढूंढते रहो और जॉब्स करते रहो। और जॉब मतलब आज कभी कैजुअल लेबरर का काम कर रहे हो, कल जो है कुली का काम कर रहे हो, परसों जो है किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हो। ऐसी छोटी मोटी जॉब्स वर्कर्स ले लिया करते थे। अर्ली 19 सेंचुरी यानी 1800 से लेके 1801 से लेके 1820 की अगर मैं बात करूं, तो इसे आप अर्ली 19 सेंचुरी बोल सकते हो। अर्ली 19 सेंचुरी आते हुए भी लोगों की तनख्वाह इतनी कम थी कि लोग काम करके भी गरीब रह जाते थे। द एवरेज फिगर्स हिट द वेरिएशंस बिटवीन द ट्रेड्स एंड द फ्लक्चुएशन फ्रॉम ईयर टू ईयर. When prices rose sharply due to the prolonged Napoleonic War, the real value of what workers earned fell significantly. नेपोलियनिक वॉर कब हुई थी? नेपोलियन को कब हराया गया था? 1815 में हराया गया था ना, तो दिस इज अर्ली 19 सेंचुरी। तो ब्रिटेन और नेपोलियन, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में आप पढ़ते हो, नेपोलियन को हराने वाले कौन से 4 कंट्रीज थे? ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रशिया एंड रशिया, है ना। इन चारों कंट्रियों ने मिलकर हराया था नेपोलियन को। तो ये चारों कंट्रीज में तो वॉर चल रही थी, ये सारे लोग वॉर कर रहे थे। जब कोई भी कंट्री वॉर पे जाता है ना बच्चा, तो सारी लेबर तो सोल्जर बन जाती है। जब लेबर सोल्जर बन जाती है तो मार्केट में प्रोडक्शन प्रोसेस ठप हो जाता है। प्रोडक्शन प्रोसेस ठप हो जाता है तो चीजों के रेट जो है वो बढ़ जाते हैं। गवर्नमेंट भी सोचती है लोगों से अगर प्राइसेस बढ़ा के ज्यादा पैसे ऐंठे जाए तो फिर हम अपनी वॉर फंड कर सकें, ठीक है। तो जब नेपोलियन के खिलाफ ब्रिटेन की लड़ाई लड़ रहा था 1815 वाली, तब जो है मार्केट में प्राइसेस जो है सारे सामान के बढ़ गए थे। तो ऐसा नहीं है कि 19वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी के मुकाबले वर्कर्स को ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। ऑब्वियसली 100 सालों का गैप है तो पैसे तो ज्यादा मिलते थे, लेकिन क्योंकि पैसों से जो चीजें आप खरीदते हो अपने जीवन के लिए, आटा, दाल, चावल, क्योंकि इन सारी चीजों के प्राइसेस बढ़ गए थे, तो लोगों की जो रियल वेजेस है वो घट गई थी। कहने का मतलब है, मान लो मुझे आज 30,000 रुपए मिलते हैं जॉब करके, तो अभी मेरा अच्छे से गुजारा हो रहा है, लेकिन कोरोना में, पैंडेमिक में अगर चीजों के प्राइसेस ही बढ़ गए तो वो 30,000 मेरे अपने लिए कम पड़ने लग जाएंगे। सेम लॉजिक, ठीक है। नेक्स्ट, द इनकम ऑफ द वर्कर्स डिपेंडेंट नॉट ओनली ऑन द वेज रेट। तो और ऊपर से इनकम लोगों की इस बात पे थोड़ी डिपेंडेंट है, एवरेज इनकम इस पे थोड़ी डिपेंडेंट है कि आपको कितने पैसे मिलते हैं। इस पे भी तो डिपेंडेंट है कि आप कितने दिन काम करते हो। मान लो आपको पैसे अच्छे मिल रहे हैं, आपको दिन के 1,000 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन आपको साल में सिर्फ 30 दिन काम मिल रहा है, बाकी दिन आप अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हो, तो उस 1,000 रुपए पर दिन का क्या काम ना, वो तो बहुत कम पड़ जाएंगे पूरे साल के हिसाब से। तो एवरेज इनकम जो है वर्कर्स की कमी आती थी, क्योंकि महंगाई बढ़ गई थी और ऊपर से उनको सीजनल काम मिलता था और अनएम्प्लॉयमेंट तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा थी। 1830s में तो ये हालत थी कि 35 से 75% लोग जो हैं ब्रिटेन में या यूरोप में अनएम्प्लॉयड पा जाते थे। समझ रहे हो? 35 से 75% लोग अनएम्प्लॉयड थे। दिस इज ह्यूज अमाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। मतलब 10%, मिड 19 सेंचुरी में 1850 में अर्बन पॉपुलेशन में से 10% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। ये हालत थी ब्रिटेन की। तो लाइफ ऑफ द वर्कर्स में हम समझ रहे हैं कि यूरोप के वर्कर्स की हालत, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चाहे ना हो, कोई बहुत अच्छी नहीं थी। ऊपर से ये जो नई नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रखी थी, इन्होंने ट्रेडिशनल वर्कर्स का जीना हराम कर रखा था। एक हमने देखा स्टीम इंजन, अब एक हम देख रहे हैं स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी बच्चा जेम्स हारग्रीव्स नाम के इंसान ने बनाई थी। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, इसका रट्टा मारना है तो रट्टा मार लो। 1764 में स्पिनिंग जेनी बनाई गई थी। स्पिनिंग एक प्रोसेस होता है जिससे फाइबर से धागा बनाया जाता है। पहले धागा हाथ से बनता था तो प्रोसेस स्लो होता था। आप दिन में अगर एक रील भी बनाते थे धागे की तो आपको ठीक ठाक पैसे मिल जाते थे। अब उन्होंने स्पिनिंग जेनी बना दी। चलाएगा इस चरखा को अभी भी वर्कर ही, लेकिन अब आप देखो ना इसमें कितने स्पिंडल लगे हैं, 10 से 15 स्पिंडल एक स्पिनिंग जेनी में लगे होते थे। तो आपका धागा जल्दी बन जाएगा। जब धागा आपका जल्दी बन जाएगा तो कम वर्कर्स आपको चाहिए होंगे, है ना। पहले काम ज्यादा वर्कर्स मिलके करते थे, अब एक ही वर्कर 15 लोगों का काम कर ले रहा है या कर ले रही है, तो फिर आपको वर्कर्स कम चाहिए होंगे ना। तो स्पिनिंग जेनी के आने की वजह से लेबर की डिमांड जो है मार्केट में कम हो गई थी, और इसी वजह से विमेन वर्कर्स, क्योंकि विमेन वर्कर्स को ज्यादा धागे बनाने के लिए रखा जाता था, विमेन वर्कर्स ने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए थे। तो जब स्पिनिंग जेनी को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया था, विमेन ने अटैक करना शुरू कर दिया था मशीन्स को। फैक्ट्रीज में जा जाके मशीनें तोड़ रही थी औरतें कि नहीं नहीं, हमारा काम, हमसे काम करवाओ ना यार, स्पिनिंग जेनी से काम मत कराओ, वरना हमारा घर कैसे चलेगा। तो वर्कर्स की ये हालत थी।
बाद में जाके कहीं 1840s में जाके कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में वर्कर्स का थोड़ा भला हुआ, क्योंकि जैसे जैसे दुनिया ज्यादा डेवलपमेंट की तरफ जा रही थी वैसे वैसे ज्यादा रेलवे बन रही थी, ज्यादा ब्रिजेस बन रहे थे, ज्यादा रेलवे स्टेशन बन रही थी, ज्यादा टनल खोदी जा रही थी, ज्यादा सुअर ले किया जा रहा था, रिवर की एम्बैंकमेंट यानी रिवर के किनारे बनाए जा रहे थे, और इन सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में वर्कर्स को एम्प्लॉय किया जा रहा था। तो 1840s के बाद स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की तनख्वाह जो है डबल होती हुई देखने को मिली, और फिर बाद में और डबल हो गई अगले 30 सालों में। लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के अलावा बाकी वर्कर्स की लाइफ हमने देखी कि बहुत अच्छी नहीं थी। जल्दी से वर्कर्स की लाइफ को समअप करते हैं 4 पॉइंट्स में। तो वर्कर्स की लाइफ अच्छी नहीं थी क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत थी। अगर आपके रिश्तेदार किसी फैक्ट्री में काम नहीं करते तो आपको काम मिलना बहुत मुश्किल है। आपको दर दर ठोकरें खानी पड़ेगी, गरीबों की तरह जिंदगी व्यतीत करनी पड़ेगी, या फिर गांव चले जाओ। काम मिल भी जाता था तो सीजनल काम मिलता था, कुछ महीने मिलता था, कुछ महीने नहीं मिलता था। सीजनल काम मिलने की वजह से आपकी जो एवरेज सैलरी होती थी वो बहुत कम हो जाती थी। ब्रिटेन में नेपोलियनिक वॉर के दौरान चीजों के प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे, तो पैसे आपके बढ़ भी जाएं तो भी आप सामान जो है नहीं खरीद पा रहे थे। स्पिनिंग जेनी की वजह से औरतों का बड़ा बुरा हाल था, वो जो है स्पिनिंग जेनी को अटैक कर रही थी। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को थोड़ा बहुत अच्छा काम मिल जाता था, उनको थोड़े अच्छे पैसे मिल जाते थे। तो ये 5-7 पॉइंट हमने वर्कर्स की लाइफ के बारे में पढ़े। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज। कॉलोनीज कौन सी जगह होती हैं? कॉलोनीज वो कंट्रीज थे जिन पे यूरोप के पावरफुल देशों ने राज किया। जैसे ब्रिटेन की कॉलोनी थी इंडिया, ब्रिटेन की एक और कॉलोनी थी बहुत पहले अमेरिका, राइट? तो जिन देशों पे यूरोप के देश राज किया करते थे उन्हें कॉलोनी बोला जाता है। सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, ये सारे देश कॉलोनीज हुआ करते थे पहले, आज जो इतने डेवलप दिखते हैं। चलो अब देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पे कैसे आया। हम सारी कॉलोनीज की बात नहीं करेंगे, हम इंडिया एज ए कॉलोनी की बात करेंगे, ठीक है? बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रीज। तो हमारा इंडिया जो है सिल्क के मामले में काफी फेमस था बच्चा, और कॉटन गुड्स के मामले में बहुत फेमस था। इंटरनेशनल मार्केट में हमारा कपड़ा बहुत पसंद किया जाता था। ऐसा नहीं है कि बाकी देश जो है कपड़ा बनाते नहीं थे, लेकिन हमारे देश का जो फाइन कॉटन था ना, जो मलमल का कपड़ा था, वो पूरी दुनिया में उस क्वालिटी का कपड़ा मिलना बहुत मुश्किल था। इनफैक्ट आज भी हमारे देश का जो मल कॉटन का कपड़ा है वो पूरी दुनिया में माना जाता है, ठीक है? तो हमारा ये मल कॉटन का कपड़ा ना इंडिया से बहुत जगह पे जाता था। वर्ल्ड मैप है क्या यहाँ पे? नहीं, वर्ल्ड मैप नहीं है, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। मान लो ये इंडिया है, ठीक है? तो अभी मैं पूरा नहीं बना रही हूँ, चलो पूरा ही बना देते हैं, ठीक है? यहाँ पे पंजाब है ना आपका, तो पंजाब वाले एरिया से अफगानिस्तान में जाता था, ईस्टर्न पर्शिया में जाता था, सेंट्रल एशिया में जाता था कपड़ा, ठीक है? माउंटेन पासेस से होके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे देखोगे तो माउंटेन पासेस से आपका कपड़ा जो है सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक वाली साइड भी जाता था, गुजरात वाली एरिया से यहाँ पे भी जाता था। सी पोर्ट से कपड़ा आपका यूरोप भी जाया करता था, बाकी आपका कपड़ा ऑस्ट्रेलिया भी जाया करता था। तो कपड़ा जो है इंडिया से कई जगह जाया करता था, हमारा ट्रेड बहुत अच्छा चल रहा था। हम आर्मीनिया को भी कपड़ा देते थे, पर्शिया को भी कपड़ा देते थे, अफगानिस्तान को भी देते थे, सेंट्रल एशिया के देशों को भी दिया करते थे। इनफैक्ट हम ईरान, इराक को भी कपड़ा दिया करते थे, ये सारे एरियाज को दिया करते थे। तो पर्शिया का ये पार्ट हो गया बच्चा, पर्शिया अब एग्जिस्ट नहीं करता है, पहले एग्जिस्ट किया करता था। तो प्री कॉलोनियल टाइम यानी अंग्रेजों के आने से पहले हमारा सी ट्रेड भी काफी अच्छा था, हमारा लैंड ट्रेड भी काफी अच्छा था, और हमारा जो कपड़ा है पूरी दुनिया में जाना जाता था, और हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करते थे। सबसे पहले आप बात करोगे तो आप क्लास 9th में इंडिया साइज एंड लोकेशन में पढ़ के आए हो कि सबसे ज्यादा ट्रेड तो हमारे माउंटेन पासेस से होता था, क्योंकि देखो शिप बनाने की टेक्नोलॉजी भी तो बहुत बाद में आई ना। तो शिप बनाने की टेक्नोलॉजी आई तो हमने सी पोर्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, समंदर के रास्ते हमने बहुत सारी ट्रेडिंग की, लेकिन उससे पहले तो लैंड से ही हुआ करता था। एनीवे, समुद्र के लिए हमारे सबसे ज्यादा 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करते थे। एक होता था सूरत जो गुजरात में पड़ता है, फिर होता था मसूलीपट्टनम, और फिर होता था हुगली। सूरत गुजरात वाला, हुगली बंगाल वाला, ये दोनों ही पोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी होते थे। सूरत हमें कनेक्ट करता था दुनिया की गल्फ कंट्रीज से, है ना? रेड सी पोर्ट से कनेक्ट किया करता था, और वहां से आप अगला रास्ता पकड़ के आप यूरोप भी जा सकते हो। बंगाल वाला जो हुगली पोर्ट हुआ करता था वो हमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से कनेक्ट किया करता था, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका, इन सारी कंट्री से। मसूलीपट्टनम जो कोरोमंडल कोस्ट पे पड़ता है वो भी इन्हीं सारी कंट्रीज से हमें कनेक्ट किया करता था। तो हमारे पास ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हुआ करते थे, और हमारे यहाँ भी प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसा ही चलता था। जैसे आपने प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में पढ़ा ना, बस उसको याद रखो, इंडिया में भी वैसे ही चलता था। इंडिया में इंडियन मर्चेंट्स हुआ करते थे, इंडियन बैंकर्स हुआ करते थे। इंडियन बैंकर शहरों में रह के काम को फाइनेंस किया करते थे, लोन दिया करते थे, और इंडियन मर्चेंट्स जो है पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस को सुपरवाइज किया करते थे, राइट?
फिनेंसिंग प्रोडक्शन भी होती थी, कैरिंग गुड्स एंड सप्लाइंग एक्सपोर्टर। तो बहुत सारे लोग हमारे इंडिया में भी प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते थे। एक तो हो गए बैंकर्स, बैंकर्स का काम फाइनेंस करना। मर्चेंट्स मतलब विक्रेता जो पूरे काम को हेड करेंगे। सप्लाई मर्चेंट्स वो देखेंगे कि सप्लाई आ रही है कि नहीं, अगर कोई सामान बाहर के देशों से आना है तो इंपोर्ट आया कि नहीं, कोई सामान हमें बाहर के देशों को भेजना है तो एक्सपोर्ट हुआ कि नहीं। तो पोर्ट पे जहां से सामान आ रहा है या जा रहा होता था ना, पोर्ट का मतलब समुद्र का किनारा जहां से ट्रेडिंग करते हो आप, समुद्र के किनारे पे सप्लाई मर्चेंट्स अपना ऑफिस बनाया करते थे ताकि वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे नजर रख सके। फिर वीवर भी हुआ करते थे जो कपड़ा बना के देते थे। फिर कपड़े को डाई कराने वाले लोग अलग होते थे, कॉटन उगाने वाले लोग फार्मर्स अलग हुआ करते थे। तो मतलब कि पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते थे। At the port, the big shippers and the export merchants had brokers who negotiated the price and brought goods from the supply merchants operating inland. बहुत ही अच्छी बात है, लोगों के हाथ में बार्गेनिंग पावर होती थी। जब आप कोई सामान बनाते हो तो आप चाहते हो कि आपको उस सामान का सबसे अच्छा प्राइस मिले। क्या सही है क्या गलत है इसका बात नहीं होती है, आप चाहते हो कि जो सबसे ज्यादा प्राइस देगा आपके सामान के आप उसे बेचो। इसीलिए पोर्ट्स पे सप्लाई मर्चेंट्स के साथ में ब्रोकर्स भी हुआ करते थे। ये ब्रोकर्स जो है मर्चेंट से कनेक्टेड होते थे, ये ब्रोकर्स जो है वीवर से भी कनेक्टेड होते थे। तो जैसे मान लो मैं वीवर हूं, मेरा काम है कि मैं कपड़ा बनाती हूँ। मेरे को कपड़े बनाने के अगर कोई मर्चेंट जो है 100 रुपए ऑफर कर रहा है, कोई मर्चेंट मुझे 200 रुपए ऑफर कर रहा है, तो मैं अपने ब्रोकर को बोल दूंगी कि भाई आप देख के लाओ, जो मर्चेंट मुझे बेस्ट प्राइस ऑफर कर दे वीविंग का, मैं उसे अपनी वीविंग की जो स्किल है वो दे दूंगी, है ना। तो ब्रोकर्स का काम होता था बेस्ट प्राइस लाना और बीच में अपना कट निकालना। तो कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में बैंकर, वीवर, मर्चेंट, सप्लाई मर्चेंट, ब्रोकर, देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन द प्री कॉलोनियल एरा। 1750 की बात करते हैं। ब्रेकिंग डाउन ऑफ ट्रेड नेटवर्क्स कंट्रोल्ड बाय इंडियन मर्चेंट्स। European companies gradually gained power by securing a variety of the concession from local courts and monopoly rights on the trade. याद है आपको ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में क्या करने आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स हमारी कंपनी में बिजनेस करने आए थे, इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करने आए थे। वो हमारे देश पे कब्जा करने नहीं आए थे, एक्चुअली ड्रामा तो यही कर रहे थे कि वो बिजनेस करने आए। लेकिन 1600 से लेके 1750 आते आते 100-150 सालों के अंदर उन्होंने हमारे लोकल कोर्ट्स को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, हमारी पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था और हमारी ट्रेड को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। जब उन्हें दिखा कि यार इंडिया में तो फार्मिंग बहुत अच्छे स्केल पे होती है, इंडिया की मिट्टी तो बहुत अच्छी है और इंडिया को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, तो उन्होंने हमारे ट्रेड को नष्ट कर दिया और अपना ट्रेडिंग सिस्टम सेटअप करने लग गए। उन्होंने क्या किया कि जो हमारे ट्रेडिशनल पोर्ट हुआ करते थे, जो हमारा प्री कॉलोनियल एरा में जो कौन से पोर्ट फेमस थे, सूरत का और हुगली का, याद रखना, बंगाल और गुजरात, सूरत और हुगली के पोर्ट्स ट्रेडिशनल पोर्ट्स थे। इन दोनों पोर्ट्स को उन्होंने खराब कर दिया और अपने नए पोर्ट्स उन्होंने बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि उन्हें पता था कि यार अगर इन पोर्ट्स के थ्रू वो ट्रेडिंग करेंगे तो इन पोर्ट्स पे तो ऑलरेडी बिजनेस किसका जमा हुआ है, इंडिया वालों का जमा हुआ है, तो इंडिया वालों से कंपीट करना पड़ेगा। क्यों ना इंडिया वालों के काम में दखल ही ना दे, क्यों ना अपने नए पोर्ट्स बना दें और नए पोर्ट से नया बिजनेस लेके आए और पूरी इंडिया की ट्रेड को अपने कब्जे में कर ले। ठीक है, तो उन्होंने हमारे पुराने पोर्ट्स को ध्वस्त कर दिया। इसी की वजह से हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम होने लग गए। जब इंडियन मर्चेंट्स के एक्सपोर्ट्स कम होने लग गए, यानी कि इंडियन मर्चेंट्स के पास पैसे आने कम होने लग गए। जब इंडियन मर्चेंट्स के पास पैसे कम हैं तो उसका मतलब है ब्रोकर के पास भी पैसे कम हैं, सप्लाई मर्चेंट के पास भी पैसे कम है, इंडिया के फार्मर्स के पास भी पैसे कम है और वीवर्स के पास भी पैसे कम है। मतलब कि आपने ये पूरी जो सप्लाई डिमांड की जो चेन बनी हुई थी लोगों के बीच में प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया में, उसको तोड़ दिया। कितने सारे लोकल बैंकर्स थे जो बैंकरप्ट हो गए। भाई जब लोगों का धंधा ही बंद हो गया, लोगों का बिजनेस ही बंद हो गया, तो बैंक किसको लोन देंगे ना, तो बैंक भी बंद हो गए। और ये सब करने वाला कौन था? ये थी करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी। लास्ट के सालों में, 17वीं शताब्दी के लास्ट के सालों में, यानी कि 1690 से 1700 के पीरियड में धीरे धीरे कुछ 90 और 100 सालों के बीच में हमारी जो ट्रेड वैल्यू है वो बहुत कम हो गई। एक एग्जांपल दिया है, पहले ना हमारे सूरत में बहुत ज्यादा ट्रेडिंग हुआ करती थी सूरत के पोर्ट से। भाई ये गुजरात है, वहां से एक्सपोर्ट होगा ना सामान, एक्सपोर्ट होगा, इम्पोर्ट होगा, तो पहले हम बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट किया करते थे। अच्छा पैसा किस में ज्यादा आएगा, इंपोर्ट करने में कि एक्सपोर्ट करने में? ऑब्वियसली एक्सपोर्ट करने में, सामान बेचोगे किसी को तो ज्यादा पैसा आएगा, है ना। तो सूरत से पहले जो है 16 मिलियन का मान लो अगर ट्रेडिंग हुआ करता था, तो 1740 आते आते मतलब कुछ 40-50 सालों में वो 3 मिलियन तक आके रह गया। 16 से 3, देख रहे हो कितना घाटा हो गया हमारे इंडिया को। तो सूरत एंड हुगली को इन्होंने डिके कर दिया, यानी कि नष्ट कर दिया, और अंग्रेजों ने बॉम्बे और कलकत्ता को एज अ न्यू पोर्ट ग्रो कर दिया।
ये ओल्ड पोर्ट से नए पोर्ट का जो शिफ्ट था, ये एक इंडिकेटर था कि कॉलोनियल पावर धीरे धीरे इंडिया में अपनी पकड़ बना रही थी, इंडिया की ट्रेडिंग सिस्टम को नष्ट कर रही थी और इंडिया की ट्रेड को अपने कब्जे में कर रही थी। इसी तरीके से नए पोर्ट बनाने के साथ ट्रेडिंग को अपने हिस्से में कर लिया गया और इन नए पोर्ट्स पे सिर्फ यूरोपियन शिप्स आनी अलाउड थी। इंडिया के मर्चेंट्स के कंपनीज होना, इंडिया के मर्चेंट्स के ऑफिसेस होना अलाउड नहीं था। ब्रिटेन इन नए पोर्ट्स पे अपना डोमिनेशन करके रखता था। कंट्री किसका? इंडिया का। लोग कहाँ के? भारत के। लेकिन डोमिनेट कौन कर रहा है? ब्रिटेन के लोग। While many of the old trading houses collapsed, those that wanted to survive had to now operate within a network shaped by European trading companies. अब इंडिया के मर्चेंट्स के पास दो रास्ते थे, या तो अपनी अपना काम ही छोड़ दो, आप कोई और बिजनेस कर लो जिसमें ब्रिटिशर्स टांग ना अड़ाएं, या फिर आप ब्रिटिशर्स का जो नया बिजनेस वो सेटअप कर रहे हैं उसका एक पार्टिसिपेंट बन जाओ। तो कई सारे लोगों ने तो अपना बिजनेस ही छोड़ दिया, कई सारे बैंक्स तो बैंकरप्ट हो गए, उन्होंने कहा हमें ब्रिटिशर्स के साथ काम ही नहीं करना, या उनका बिजनेस खुद ही बंद हो गया। लेकिन कुछ जो थे, जो सर्वाइव कर पाए अपनी सेविंग्स पे, जो अमीर मर्चेंट्स थे जिनके पास थोड़े से पैसे बचे थे पुराने, उन्होंने फिर ब्रिटिशर्स के साथ हाथ मिला लिया। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि वीवर्स का क्या हुआ, मर्चेंट्स का क्या हुआ, बैंकर्स का क्या हुआ, वो हमने पढ़ लिया। वीवर्स का क्या हुआ? अब देखो, आपको एक्सपोर्ट करना है, चाहे इंडिया के मर्चेंट्स एक्सपोर्ट करके पैसा कमाए, चाहे ब्रिटेन के मर्चेंट्स इंडिया में से एक्सपोर्ट करके पैसा बनाए, काम तो वीवर्स ही करेंगे, कपड़ा तो वीवर्स ही बनाएंगे, वीवर्स तो आपको कंट्रोल करने ही पड़ेंगे। कपड़ा ही नहीं होगा तो एक्सपोर्ट क्या करोगे, है ना? तो इंडिया के वीवर्स को कैसे कंट्रोल किया ब्रिटिशर्स ने, जरा वो जानते हैं। The consolidation of East India Company power after the 1760s did not initially lead a decline in the Indian exports from India. British cotton industries had not yet expanded and Indian fine textiles were in great demand in Europe. So the company was keen on expanding textile exports from India. देखो, इंडिया का कपड़ा कोई आज से तो फेमस था नहीं, इंडिया का कपड़ा तो 12वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी से पूरी दुनिया में फेमस हुआ करता था। ब्रिटेन तो अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन करके नया नया कपड़ा बनाना सीखा था। इंडिया का कपड़ा तो आज भी पूरी दुनिया में माना जाना जा रहा था। तो ब्रिटेन को इतनी तो बात समझ आ गई थी कि जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में सेटअप नहीं हो जाता, ब्रिटेन अपना कपड़ा अच्छे से बनाने नहीं लग जाता, तब तक इंडिया के कपड़े को एक्सपोर्ट करके पैसे कमाते रहते। तो उन्होंने इंडियन एक्सपोर्ट को रोका नहीं, बस इंडियन एक्सपोर्ट की जो बागडोर है इंडियन मर्चेंट्स के हाथ से निकाल के अपने हाथ में रख ली। ठीक है, 1760s और 70s में, before establishing political power in Bengal and Karnataka, the East India Company had found it difficult to ensure a regular supply of goods or export. अब ब्रिटिशर्स के पास एक प्रॉब्लम थी, उन्होंने इंडियन मर्चेंट्स को तो बिजनेस से हटा दिया था, इंडियन बैंकर्स को भी बिजनेस से हटा दिया था, लेकिन इंडियन वीवर्स जो हैं अभी भी उनके दीवाने बहुत थे। भाई मान लो मैं सब्जी बेचती हूँ, मेरे पास अगर कस्टमर्स बहुत सारे हैं तो 2-4 कस्टमर्स को आपने बिजनेस में हटा भी दिया तो भी मेरे बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उन कस्टमर्स का बिजनेस ठप हो जाएगा, उन्हें सब्जी मिलनी बंद हो जाएगी, लेकिन मेरे पास तो बहुत सारे कस्टमर्स है ना। सिमिलर सिचुएशन इंडिया के वीवर्स की थी। बहुत सारे इंडियन मर्चेंट्स और बैंकर्स को हटाने के बाद भी हमारे पास बहुत सारे लोग थे जो हमारा कपड़ा खरीदना चाहते थे। फ्रेंच लोग थे, डच लोग थे, पोर्तुगीज लोग थे। एवरीबडी वांटेड टू डील विद आवर लोकल ट्रेडर्स, एवरीबडी वांटेड टू डील विद द लोकल वीवर्स एंड टेक आवर क्लोथ। तो ब्रिटेन को ये बात पच नहीं रही थी, ब्रिटेन चाह रहा था कि हमारे वीवर्स उसे ही अपना कपड़ा दे, है ना। तो धीरे धीरे ब्रिटेन ने किसका इस्तेमाल किया? गंदे लॉज का इस्तेमाल किया। उसने इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए पहले पॉलिटिक्स को अपने हाथ में लिया, पहले पॉलिटिकल पावर बंगाल में और कर्नाटक वाले एरिया में अपने हाथ में ली और फिर धीरे धीरे वीवर्स की पकड़ बनाई। ठीक है, so the weaver and the supply merchants could bargain and try selling the produce to the best buyer. In their letters back to London, company officials continuously complained of difficulties of supply and high prices. Once the East India Company established political power, it could assert a monopoly. तो कैसे किया ये? How did Britishers control Indian weavers? यहां मिलेगा आपको इस क्वेश्चन का आंसर। पहला बात, उन्होंने पहली पॉलिटिक्स अपने कब्जे में ली। जब उन्होंने सोचा कि जब लॉज ही हमारे होंगे, जब ट्रेड करने का अधिकार ही सिर्फ हमारे पास होगा लॉ के अकॉर्डिंग, बाकी कोई ट्रेड करेगा तो इलीगल हो जाएगा, तो फिर ये बेचारे वीवर फ्रेंच से या पोर्तुगीज से या फिर बाकी लोगों से कैसे डील कर पाएंगे? इन्हें तो कपड़ा हमें ही बेचना पड़ेगा, है ना। तो उन्होंने एक फुल फ्लेजेड प्लान बनाया, एक सिस्टम बनाया। इस सिस्टम में उन्होंने जितने भी बिचौलिया लोग थे ना, स्टार्टिंग में बताया ना मैंने कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया में बहुत सारे लोग थे, ब्रोकर थे, सप्लाई मर्चेंट थे, बहुत सारे लोग थे। उन सारे बिचौलिया लोगों को हटा दिया। उन्होंने बोला कि हम जो हैं ब्रिटेन के जो ट्रेडर्स हैं वो सीधा डील करेंगे इंडिया के वीवर से, बीच के सारे स्टेप, बीच की सारी पोजीशन एलिमिनेट कर दी। ठीक है,
पहले उन्होंने क्या किया कि एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स और ब्रोकर्स को खत्म कर दिया, फिर उन्होंने एग्जिस्टिंग बैंकर्स को खत्म कर दिया, फिर उन्होंने वीवर के ऊपर अपना डायरेक्ट कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश की। अब इसके लिए सुपरवाइजर चाहिए, है ना। मान लो ये आपका ब्रिटिश ट्रेडर है, यहां पे एक गांव में इंडिया के वीवर्स हैं। कौन है? वीवर्स। अब ब्रिटिश ट्रेडर क्या करते थे, बीच में एक इंसान को हायर करते थे जो डील किया करता था ये सारे वीवर्स से, ठीक है। उस इंसान को बोला जाता था गोमस्ता। तो उन्होंने एक नया सिस्टम शुरू किया और इस नए सिस्टम में उन्होंने नई पोजीशन बनाई गोमस्ता की। गोमस्ता का काम होता था कि वीवर्स को सुपरवाइज करे, देखे कि वीवर्स अच्छा कपड़ा बना रहे हैं कि नहीं, क्वांटिटी सप्लाई देखे, क्वालिटी देखे कपड़े की, और इंश्योर करे कि ब्रिटिश ट्रेडर्स के पास हमेशा इंडियन कपड़े की अवेलेबिलिटी बरकरार रहे। अब सारी प्रॉब्लम किसकी है? गोमस्ता की है। ब्रिटिश ट्रेडर अगर गोमस्ता कपड़ा नहीं दे पाएगा तो किसको पकड़ेंगे? गोमस्ता को पकड़ेंगे। ब्रिटिश ट्रेडर वीवर को नहीं जानते। ब्रिटिश ट्रेडर कह रहे हैं कि गोमस्ता तुम्हारी गर्दन बलि का बकरा बनेगी, तुम बलि का बकरा बनोगे, तुम देख लो, वीवर्स हमें कपड़ा दे। और गोमस्ता क्या किया करते थे? गोमस्ता को कोई मतलब नहीं है, गोमस्ता को कोई मतलब नहीं है वीवर से। वो साम दाम दंड भेद लगा के वीवर से कपड़ा निकलवा के लाते थे, ठीक है। तो अब ब्रिटेन के पास ये ताकत थी कि जो हमारे इंडिया के वीवर्स हैं वो अपना कपड़ा किसी और को नहीं बेचेंगे। दूसरा पैंतरा था एडवांस देने का। ब्रिटेन क्या किया करता था ना, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए आपको रॉ कॉटन चाहिए, धागा बनाओगे फिर कपड़ा बनाओगे, तो कपड़ा बनाने के लिए रॉ मटेरियल दे दिया, रॉ मटेरियल की जगह एडवांस दे दिया करता था कि ये तुम हमारा पैसा रखो, अब तुम्हारे पास हमारा पैसा है, तो जब तुम्हारे पास हमारा पैसा है तो तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। जब तुम हमारा ही पैसे से रॉ मटेरियल खरीद के कपड़ा बना रहे हो तो तुम्हें कपड़ा भी हमेशा हमें ही बेचना पड़ेगा। तो ऑब्लाइज करता था, एक तरीके से उनके सर पे कर्जा चढ़ा के मजबूर करता था कि इंडिया के वीवर्स किसको कपड़ा बेचें? ब्रिटेन के ट्रेडर्स को अपना कपड़ा बेचे, ठीक है। तो जो लोग ब्रिटेन से ये लोन ले लेते थे उन्हें अपना कपड़ा सीधे गोमस्ता को ही देना पड़ता था, ब्रिटिश ट्रेडर्स को ही देना पड़ता था। वो किसी फ्रेंच, पोर्तुगीज या किसी भी इंडियन ट्रेडर को अपना कपड़ा नहीं बेच पाते थे। तो दो पैतरे लगाए, पहले तीन पैतरे। पहले तो इंडियन ट्रेडिंग सिस्टम खत्म कर दी, इंडिया के पोर्ट्स खत्म कर दिए, पुराने ट्रेडिशनल नए पोर्ट्स बना दिए। दूसरा, गोमस्ता नाम की पोजीशन डाल दी, वीवर से डायरेक्ट कांटेक्ट किया, वीवर्स को लोन देने शुरू हो गए। और इस सब का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? इस सब में किसकी लगी? इस सब में किसको प्रॉब्लम हुई? प्रॉब्लम हुई इंडियन वीवर्स को। लोन्स तो मिलने शुरू हो गए, टेक्सटाइल की डिमांड बढ़ रही थी पूरी दुनिया में, ब्रिटिश ट्रेडर्स को फायदा हो रहा था, गोमस्ता को भी फायदा हो रहा था। लेकिन इंडियन वीवर्स के हाथ में से जो बार्गेनिंग पावर थी कि कौन मुझे सबसे अच्छा पैसा देगा मेरे कपड़े के लिए, मैं अपना कपड़ा उसे बेचूंगा या बेचूंगी, वो बार्गेनिंग पावर जो है चली गई। Weavers cultivated along with the weaving, and the produce from this took care of their family needs. Now they had to lease out the land and devote all their time to the weaving. पहले इंडिया के वीवर्स क्या किया करते थे? प्राइमरीली खेती किया करते थे। खेती के बाद जो टाइम बचता था उसमें थोड़ी बहुत वीविंग करके इंडियन ट्रेडर्स को कपड़ा बना के बेचा करते थे। अब क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा सेल्फिश होकर वीवर से कपड़ा बनवाना चाह रही थी, तो वीवर्स बेचारों को अपना लैंड भी बेचना पड़ गया और अब उन्हें फुल टाइम वीविंग करनी पड़ रही थी। इसी बात से दुखी हो गए कितने सारे लोगों ने वीविंग का काम ही छोड़ दिया और बाकी सारे वीवर्स क्या हो गए? अंग्रेजों के तले गुलाम बन के रह गए। और अब जो लोग वीविंग कर रहे थे, इतना ज्यादा अंग्रेज उन्हें कंट्रोल करते थे, गोमस्तास कंट्रोल करते थे कि उनके बच्चे, उनकी बीवियां, वीवर्स की पूरी पूरी फैमिली वीविंग ही करती थी और उनसे ज्यादा पैसे भी नहीं मिलते थे। अब तो ब्रिटिशर्स जो आपको पैसे ऑफर करेंगे वो आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि और तो आपका कोई खरीदेगा ही नहीं। आपको लॉज ऐसे बना दिए हैं कि नोबडी एल्स विल बाय योर कपड़ा, है ना। क्लैशेस बिटवीन वीवर्स एंड गोमस्तास। अच्छा, एक और पॉइंट है इसमें, एक और ट्विस्ट है। पहले जब प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में होता था तो जो ट्रेडर्स होते थे, जो सप्लाई मर्चेंट्स होते थे, वो सब गांव के ही लोग होते थे। गांव में ही वीवर्स हैं, गांव के ही लोग सप्लाई मर्चेंट बने हुए हैं, तो आपस में उनका रिलेशनशिप अच्छा होता था, भाईचारा अच्छा होता था। कभी कभी वीवर कपड़ा नहीं दे पाए तो गाली गलौज का माहौल नहीं बनता था। लेकिन अब जो गोमस्तास हैं वो बेशक इंडियन ही हुआ करते थे, लेकिन गोमस्तास को सुपरवाइज कौन करता था? ब्रिटिशर्स करते थे। तो ब्रिटिशर्स डांट लगाते थे गोमस्ता को और गोमस्तास डांट लगाते थे वीवर्स को। उनको कोई मतलब नहीं है कि आपकी तबीयत खराब है, आपकी फैमिली में मेंबर्स की तबीयत खराब है, कोई बीमार है आपके घर में या आपके पास पैसे नहीं है। आपको तो सही टाइम पे कपड़ा बना के वीव करके देना ही पड़ेगा अंग्रेजों को, राइट। बिहेवियर ऑफ द गोमस्ता। तो गोमस्ता जो है बहुत एरोगेंटली, बहुत रूडली एक्ट किया करते थे। वो सिपॉयज के साथ घुमा करते थे, पीएन्स के साथ घुमा करते थे। कोई वीवर अगर उनके अगेंस्ट जाने की कोशिश करता था या सप्लाई नहीं दे पाता था तो उसे मारते थे, पीटते थे, फ्लॉगिंग करते थे, पूरे गांव में उससे घेरा लगवाते थे और फिर बोलते थे कि आज के बाद तुम्हें तमीज से काम करना पड़ेगा वरना मरवा देंगे, ठीक है। इस तरीके से मारा पीटी, हरासमेंट सब कुछ होता था।
The weavers lost space to bargain for prices and sell to different buyers. The price they received from the company was miserably low. और इस बात का ब्रिटिश गवर्नमेंट फायदा उठा रही थी। जब एक बार ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ आ गया कि इंडिया के वीवर्स अपना कपड़ा किसी और को नहीं बेच पा रहे हैं, उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया है, तो उन्होंने वीवर्स को जो पैसे थे वो और कम कर दिए। अब वो और कम दाम दिया करते थे, इतना कम दाम दिया करते थे कि वीवर्स बेचारों को पूरा पूरा दिन वीविंग करके भी कुछ पैसे वसूल नहीं हो रहे थे। बच्चा, सिपोए का मतलब होता है सिपाही, पीएन का मतलब तो आप जानते ही हो। ये गोमस्ता जो है अकेले नहीं घुमा करते थे, सिपाही विपाही लेके घुमा करते थे, जो बंदूक होती थी जिनके हाथ में। ठीक है। कंडीशंस ऑफ द वीवर्स, तो कर्नाटक और बंगाल जहां पे लॉ जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करने लग गई थी, वहां पे कई सारे लोगों ने अपने अपने गांव छोड़ दिए, वीविंग ही छोड़ दिया। उन्होंने सोचा दूसरे गांव में जाके बस जाएंगे जहां पे गुमस्ता नहीं है, तो थोड़ा सा भला हो जाएगा। जिन लोगों ने नहीं छोड़ा वो अंग्रेजों के गुलाम बन के रह गए। बहुत सारे वर्कर्स हैं जिन्होंने लोन लेने से मना कर दिया, वर्कशॉप्स बंद कर दी, एग्रीकल्चर करना दोबारा से स्टार्ट कर दिया। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अंग्रेजों से एक तरीके से समझौता कर लिया। तो अलग अलग तरीके के लोगों ने अलग अलग कदम उठाए। अब 19th सेंचुरी आते आते, ये 18वीं शताब्दी की बात हो रही है, ठीक है, ये बात हो रही है 1790 से 1800 तक की। नहीं, 1790 में नहीं, ये 1700 से लेकर 1800 तक की बात थी। अब अगली शताब्दी आने वाली थी, 19th सेंचुरी आने वाली थी, 1800 से 1900 वाली शताब्दी। इसमें वीवर्स के पास एक और प्रॉब्लम आई। इंडिया की टेक्सटाइल का डिमाइस होना शुरू हो गया। अब आप बोलोगे मैम इंडिया का कपड़ा तो इतना अच्छा था, इंडिया के कपड़े को क्या हो गया? याद करो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब तक ब्रिटिशर्स को पता था कि अभी ब्रिटेन का इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना अच्छे से नहीं सेटअप हुआ है कि वो अपना कपड़ा पूरी दुनिया में बेच सकें, तब तक वो इंडिया के एक्सपोर्ट से पैसा बनाते थे। लेकिन जब ब्रिटेन का कपड़ा पूरी दुनिया में फेमस होने लग गया तो इंडिया के कपड़े की डिमांड कम होने लग गई। अब जाते हैं अगले टॉपिक की तरफ, विच इज मैनचेस्टर केम टू इंडिया। बच्चा, मैनचेस्टर जो है एक शहर है ब्रिटेन में, इट्स अ सिटी इन ब्रिटेन। कौन सा शहर है? जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत भारी मात्रा में हुआ था। ठीक है, चलो। तो 1772 में एक कंपनी ऑफिशियल था जो हमारे इंडिया में काम करता था, जिसका नाम था हेनरी पटूलो। उसने ये बात बोली थी कि इंडिया का कपड़ा तो इतना अच्छा है, इंडिया का टेक्सटाइल तो इतना अच्छा है कि इसकी डिमांड पूरी दुनिया में कभी कम नहीं होगी, बशर्ते इंडिया सेम क्वालिटी का कपड़ा बनाते रहे। लेकिन फिर भी 19वीं शताब्दी में हमने देखा कि इंडिया की कपड़े की डिमांड थमनी शुरू हो गई। इंडिया का एक्सपोर्ट जो है, जो पूरी दुनिया में कब से चल रहा था, 11वीं शताब्दी से चल रहा था, वो 19वीं शताब्दी आते आते बहुत कम होने लग गया। हमारे खुद के फार्मर्स को, हमारे खुद के मर्चेंट्स को फायदा होना बंद हो गया। 1811-1812 में पीस गुड्स अकाउंटेड फॉर 33% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स। बाय 1850 इट वाज नो मोर देन 3%। देखो प्रॉब्लम क्या थी। ब्रिटेन था बड़ा चालू। ये है मान लो ब्रिटेन, ये है इंडिया। ठीक है, पहले क्या होता था इंडिया में? पहले इंडिया से एक्सपोर्ट जाया करता था गुड्स का, फिनिश गुड्स का, तो ज्यादा पैसा आता था। ठीक है, ये पुरानी बात हो गई, ओल्ड हो गई, ओल्ड बात हो गई। लेकिन अब ब्रिटिशर्स ने क्या कर रखा था, इंडिया से वो रॉ मटेरियल लेते थे। रॉ मटेरियल बच्चा सस्ता मिलता है, रॉ कॉटन सस्ता मिलेगी ना, कपड़ा महंगा मिलेगा, या फिनिश प्रोडक्ट पैंट महंगी मिलेगी, है ना। तो रॉ मटेरियल इंडिया से ब्रिटेन ले रहा था और अपने अंदर जो फैक्ट्रीज लगी हुई थी उनसे फिनिश प्रोडक्ट्स जो है पूरी दुनिया में बेच रहा था। तो इंडिया के फिनिश प्रोडक्ट्स की डिमांड, पीस गुड्स की डिमांड देखते ही देखते 40 सालों के अंदर 33% ऑफ द ट्रेड से 3% पे आके गिर गई। मतलब कि हम रॉ मटेरियल दे रहे थे तो इंडिया में पैसा आना कम हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि मैनचेस्टर में चल रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन। भाई मैनचेस्टर, भाई ब्रिटेन के फार्मर्स क्या करते थे? प्रेशर डाला करते थे ब्रिटेन की गवर्नमेंट पे। ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते थे? प्रेशर डालते थे, बोलते थे कि इंडिया का सामान जो है ब्रिटेन में आने मत दो, वरना मैनचेस्टर में जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैनचेस्टर में जो सामान बन रहा है उसे इंडिया के सामान से कॉम्पिटिशन होगा। तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने अपने मर्चेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया के फिनिश प्रोडक्ट्स को ब्रिटेन में आने से मना कर दिया। लेकिन एट द सेम टाइम
खुद जो फिनिश प्रोडक्ट्स बनाते थे वो इंडियन मार्केट में बेचते थे। आप देखते हो ना, तभी तो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करने को बोला, है ना, क्योंकि फॉरेन गुड्स इंडिया में आए कैसे? पहले तो हम साड़ी सूट वगैरह पहनते थे, ये फॉरेन गुड्स पैंट शर्ट आया कहां से? ये ब्रिटेन के फिनिश प्रोडक्ट्स इंडिया में आते थे जो इंडिया की मार्केट को खराब करते थे। तो आप अपनी तो मार्केट एक्सपैंड करो, अपना फायदा एक्सपैंड करो, इंडिया का सामान अपनी कंट्री में नहीं आने दे रहे, तो इंडिया का नुकसान हो रहा है, आपका फायदा हो रहा है, ठीक है। Industrialists persuaded the East India Company to sell British manufacturers in Indian markets as well. Export of the British cotton goods increased dramatically in the early 19th century. तो 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन से बना बनाया कपड़ा जो है इंडिया में बहुत ज्यादा आने लग गया। 19वीं शताब्दी की स्टार्टिंग तक या 18वीं शताब्दी के आखिरी तक इंडिया से पीस गुड्स जो है बाहर की मार्केट में जाना बंद हो गया। ब्रिटेन ने हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को टोटल तरीके से कंट्रोल करना शुरू कर दिया। सिर्फ हमारी कंट्री से रॉ मटेरियल मांगा जाता था और हमारी कंट्री में फिनिश प्रोडक्ट भेजा जाता था। हमेशा याद रखना, रॉ मटेरियल सस्ता आता है। जो कंट्री रॉ मटेरियल देगी वो हमेशा गरीब रहेगी, जो कंट्री फिनिश प्रोडक्ट बेचेगी वो हमेशा अमीर रहेगी। तो इंडिया इसी तरीके से गरीबी में जाता रहा। नाउ प्रॉब्लम फेस बाय द कॉटन वीवर्स, दे फेस टू प्रॉब्लम्स एट द सेम टाइम। देयर एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स। अब जो कॉटन वीवर्स थे, जो कपड़ा बनाते थे, धागा नहीं, रॉ कॉटन नहीं, जो कपड़ा बनाते थे, उनकी मार्केट तो खत्म हो गई। ब्रिटेन अपना कपड़ा खुद बना रहा था इंडस्ट्रीज में मशीन्स के साथ, वो कपड़ा बेच ही नहीं पा रहे थे। हमारी लोकल मार्केट भी कम हो रही थी क्योंकि लोकल मार्केट में लोग अब पैंट शर्ट खरीद रहे थे, धोती कुर्ता नहीं खरीद रहे थे, साड़ी वाड़ी नहीं खरीद रहे थे, ब्रिटेन का कपड़ा खरीद रहे थे। और तो और लोकल मार्केट में कोई हमारा कपड़ा नहीं खरीद रहा है इंडिया की मार्केट में, और बाहर की मार्केट में आप सामान जाने नहीं दे रहे हो। तो नुकसान किसका हो रहा है? कॉटन वीवर्स का। तो एक 18वीं शताब्दी में अलग तरीके से नुकसान किया गोमस्ता के साथ, और 19th सेंचुरी में अलग तरीके से नुकसान किया अपने कपड़े बेच बेच के इंडिया में, राइट। प्रोड्यूस बाय द मशीन्स एट लोअर कॉस्ट, द इंपोर्टेड कॉटन गुड्स वर सो चीप। जो ब्रिटेन से कपड़ा आता था वो ऑब्वियसली सस्ता था। हमारे इंडिया में हाथ से कपड़ा बनता था, ब्रिटेन का कपड़ा मशीन से बना हुआ आता था, मशीन का कपड़ा सस्ता होता था, है ना। तो फिर लोग उसी को पसंद करते थे, इंडिया के कस्टमर भी उसी को पसंद करते थे कि भाई हम हाथ से बना महंगा कपड़ा क्यों ले, हमारे पास कौन से बड़े पैसे हैं, हम ब्रिटेन का सस्ता कपड़ा ले लेते हैं। तो 1850 की भी बात करें तो हमारी वीविंग इंडिया के जो अलग अलग एरियाज थे वहां पे लोग डेजोल्यूशन में जाने लगे थे। मतलब कि एक ऐसा भारत जहां का कपड़ा पूरी दुनिया में पहना जाता था, पूरी दुनिया में पसंद किया जाता था, क्वीन विक्टोरिया तक पहनती थी, उसी भारत के वीवर्स को इतना ज्यादा नुकसान हुआ कि 1850 19वीं शताब्दी आते आते वीवर्स बेचारे गरीब हो गए। डेजोल्यूशन का मतलब गरीबी हो गई। ये अमीर हुआ करते थे, ये गरीब हो गए, ठीक है। तो सोने की चिड़िया के पर काटे जा रहे थे। आगे चलते हैं। By 1860, वीवर्स फेस्ड अ न्यू चैलेंज। 1860 आते आते वीवर्स को एक और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। दे कुड नॉट गेट सफिशिएंट सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन ऑफ गुड क्वालिटी। अब देखो, समझो, पूरा प्लान समझो भाई। एक सेकेंड, हाँ, 1860 में ब्रिटेन ने क्या किया कि हमारा सारा रॉ मटेरियल ले गया। पहले क्या है, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत जोरों शोरों से आपके यहाँ कपड़ा बन रहा है, तो आपको कॉटन चाहिए। पहले ब्रिटेन की बहुत सारी कॉलोनीज हुआ करती थी, अमेरिका भी थी, भारत भी था। तो अमेरिका से भी रॉ कॉटन ले लेता था जानबूझ के, और भारत से भी रॉ कॉटन ले लेता था, अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन की डिमांड पूरी कर लेता था। अब अमेरिका ने तो भाई सिविल वॉर करके ब्रिटेन से आजादी मांग ली जल्दी ही, 1770s में ही आजादी मांग ली थी अमेरिका ने। बचा कौन? भारत। तो सारा का सारा रॉ कॉटन कहां से आता था? भारत। अगर भाई कपड़ा बनना है, धागा बनना है, तो रॉ कॉटन तो भारत को भी चाहिए ना। तो भारत के ही वीवर्स के पास भारत में ही रह के भारत का रॉ कॉटन नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि सारा रॉ कॉटन ले जा रहा था ब्रिटेन, ठीक है। तो ये तीसरी प्रॉब्लम थी। सारा अच्छा रॉ कॉटन तो एक्सपोर्ट हो जाता था, और इसीलिए रॉ कॉटन के जो प्राइसेस थे इंडिया में महंगे हो गए थे। एक तो आपका इंडिया में ही कोई कपड़ा नहीं खरीद रहा, सब ब्रिटेन का कपड़ा खरीद रहे हैं। फिर जो दो बच्चे कुछ लोग आपका कपड़ा खरीद रहे हैं, साड़ी सूट धोती खरीद रहे हैं, उनके भी आपको प्राइसेस बढ़ाने पड़ रहे हैं, क्योंकि आपको ही रॉ कॉटन महंगा मिल रहा है आप ही के देश में, ठीक है। तो वीविंग से पैसा बनना हमारे इंडिया में एक तरीके से बंद हो गया था। सम अप करते हैं वीवर्स की प्रॉब्लम्स को। 18वीं शताब्दी में गोमस्ता से प्रॉब्लम हुई, वीवर्स को उनकी बार्गेनिंग पावर छीन ली गई। 19वीं शताब्दी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। मैनचेस्टर का कपड़ा इंडिया में आता था और इंडिया में कंपटीशन बढ़ाता था। हमारा बना बनाया कपड़ा ब्रिटेन ने इंपोर्ट करना ब्रिटेन में बंद कर दिया, तो हमारे वीवर्स को नुकसान हुआ। ऊपर से सारा रॉ कॉटन ब्रिटेन इंडिया से उठा के ले जाया करता था ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए, तो हमारी ही कंट्री में रॉ कॉटन महंगा हो गया और हमारे वीवर्स को अपने प्राइसेस और बढ़ाने पड़ गए हाथ से बने हुए कपड़े के। और इसीलिए इंडियन कस्टमर्स ने हाथ का बना हुआ कपड़ा बिल्कुल ही खरीदना बंद कर दिया। सब लोग विदेशी माल खरीदना शुरू हो गए। अब बात करते हैं अर्ली एंटरप्रेन्योर्स की।
तो अर्ली एंटरप्रेन्योर्स का तो ऐसा है कि ये वो लोग थे जिन्होंने काफ़ी सारा पैसा कमा लिया था। अब ये पैसा कहाँ से कमाया था उसके बारे में जानते हैं। ये कौन से लोग थे जिनके पास इतना पैसा आ गया था कि वो नई-नई इंडस्ट्रीज़ और बिज़नेस खोल रहे थे, है ना? बट इससे पहले थोड़ी-सी ऐसी बातें बता देती हूँ जो बोर्ड एग्ज़ाम्स में 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। पहली कॉटन मिल कहाँ लगी थी? भई पहली कॉटन मिल वहाँ लगेगी ना जहाँ कॉटन की उगाने वाली काली मिट्टी पाई जाएगी। तो बम्बई में लगी थी 1854 में। कानपुर में उसके बाद 1860s में एक एल्गिन मिल नाम की लग गई थी जो बड़ी फेमस हुआ करती थी। बहुत ज़्यादा इसमें वर्कर्स एम्प्लॉय किए जाते थे। 1861 में एक पहली कॉटन मिल लगी थी जो अहमदाबाद में भी सेटअप हुई थी। 1862 में और 4 मिल्स खड़ी हो गई थी। 1874 में पहली स्पिनिंग और वीविंग मिल लग गई थी मद्रास में। तो मतलब इंडिया में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन धीरे-धीरे आ रहा था। अब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन आ कहाँ से रहा था उसे समझने के लिए हमें थोड़ा-सा मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड को समझना पड़ेगा। चाइना के साथ हमारी ट्रेडिंग याद है? चाइना के साथ ब्रिटेन क्या ट्रेडिंग किया करता था इंडिया का इस्तेमाल करके? ज़रा मैं एक बार ब्रश अप करा देती हूँ। जैसे मान लो ये है यहाँ पे इंडिया। और यहाँ पे ये जो मैं आदमी बना रही हूँ ये रिप्रेजेंटेटिव है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। किसका रिप्रेजेंटेटिव? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। यहाँ पे पड़ता है हमारा पड़ोसी देश चाइना। चाइना में उगती है चाय पत्ती। क्या उगती है बच्चा? चाय पत्ती। ठीक है। इंडिया की मिट्टी को ब्रिटेन इस्तेमाल करता था ओपियम उगाने के लिए। वो ओपियम वो चाइना में भेजा करता था और बदले में चाइना से लिया करता था चाय। ये ट्रेडिंग होती थी ब्रिटेन के थ्रू, इंडिया के थ्रू ब्रिटेन की। ठीक है। टी लिया करता था। सॉरी वो स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है। और ये टी कहाँ जाती थी? ये इंडिया में नहीं जाती थी, ये ब्रिटेन में जाती थी। तो ब्रिटेन इंडिया को इस्तेमाल करके ओपियम देता था चाइना को, बदले में लेता था चाय जो जाती थी यूरोप यानी कि ब्रिटेन। और इस पूरे प्रोसीजर में ब्रिटेन का तो सबसे ज्यादा फायदा हो ही रहा था और चाइना का फायदा हो रहा था, लेकिन बीच में कई सारे हमारे इंडियन भाई बहन भी एम्प्लॉयड थे। क्योंकि जब भी एक चीज की ट्रेडिंग होती है तो सिर्फ पार्टी नंबर ए पार्टी नंबर बी से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होती है, बीच में बहुत सारे लोग होते हैं। पोर्ट पे एक्टिविटीज हो रही है तो शिपमेंट कंसाइनमेंट कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है, उसके देखने के लिए लोग होते हैं। सुपरवाइजर्स होते हैं। प्रोक्योरमेंट हो रहा है कि नहीं, ओपीएम सही क्वालिटी का आ रहा है कि नहीं, सही क्वांटिटी में आ रहा है नहीं, आ रहा है कि नहीं, वो रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी देखने के लिए लोग होते हैं। तो ये जो इंडियन लोग थे जिन्होंने इस ट्रेडिंग चेन में अपना पार्टिसिपेंट बन के थोड़ा सा बेसिकली पैसा कमा लिया था, यही लोग बाद में जाके जो है अर्ली एंटरप्रेन्योर्स बन गए। तो पैसा कहाँ से आया? चाइना के साथ ट्रेड से। और पैसा लगा कहाँ? इंडिया के बिजनेसेस में। फॉर एग्जाम्पल द्वारकानाथ टैगोर जी। द्वारकानाथ टैगोर जी ने भी चाइना के साथ ट्रेड करके पैसा कमाया था। उस पैसे को इस्तेमाल करके 1830s और 40s में इन्होंने एक नहीं दो नहीं बल्कि छह जॉइंट स्टॉक कंपनीज लगाई। वो बात अलग है बाद में जाके ये कंपनीज फेल हो गई, ज्यादा चली नहीं, लेकिन 19th सेंचुरी में ऐसे बहुत सारे लोग आए जिन्होंने चाइना की ट्रेडिंग से कमाए हुए पैसे को जो है अर्ली एंटरप्रेन्योरशिप में लगाया। फॉर एग्जाम्पल दिनशॉ पेटीट। दिनशॉ पेटीट की पहले वाली जो फोटो है मैंने उनकी लगाई हुई है। ये भी अर्ली एंटरप्रेन्योर्स में काम होते हैं। जमशेद जी टाटा भी अर्ली एंटरप्रेन्योर में काम होते हैं। सेठ हुकुमचंद की ये दूसरी वाली फोटो है, ये भी अर्ली एंटरप्रेन्योर्स में काम होते हैं, काउंट होते हैं। सबने पैसा कमाया चाइना के साथ ट्रेड में। सेठ हुकुमचंद ने तो बल्कि कलकत्ता की पहली जूट मिल लगा दी थी 1917 में, इतना सारा पैसा कमा लिया था उन्होंने चाइना के साथ ट्रेड में। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम से पूछ लिया जाता है, मैं पहले ही मार्क करा रही हूँ। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ चाइना के साथ ट्रेडिंग करके लोगों ने पैसा कमाया था। मद्रास के कई सारे मर्चेंट्स थे जिन्होंने बर्मा को आज पता है क्या बोलते हैं? म्यांमार के साथ ट्रेडिंग करके पैसा कमाया था। कई लोगों ने मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के साथ ट्रेडिंग करके कमाया था। कई लोगों ने ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज के साथ कमाया था। बट कहने का मतलब ये है कि ट्रेडिंग से बना पैसा, सामान बेच बेच के बना पैसा, और उस पैसे को लगाया गया अलग अलग जगह। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया के सारे पुराने अर्ली एंटरप्रेन्योर्स जो थे वो सिर्फ बिजनेसेस या इंडस्ट्रीज में अपना सेविंग्स का पैसा लगा रहे थे, वो और भी बहुत जगह लगा रहे थे। कई पुराने अर्ली एंटरप्रेन्योर्स जो थे वो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं बने, पर वो बन गए फिनेंसर। मतलब चाइना के साथ ट्रेड से जो उन्होंने पैसा इकट्ठा किया वो उन्होंने बाकी छोटे छोटे बिजनेसेस को फंड करने में लगा दिया। आज आप स्टार्टअप कल्चर में सुनते हो इन्वेस्टर से इतना पैसा उठाया उतना पैसा उठाया, ये काम पहले से चलता आ रहा है, अब थोड़ा फैंसी तरीके से होता है। तो नॉट ऑल अर्ली एंटरप्रेन्योर्स वर इंडस्ट्रियलिस्ट, सम ऑफ देम वर bankers, some of them were financiers, some of them were traders, etc etc। ठीक है। अच्छा, इंडिया की खुशी बर्दाश्त होती नहीं है ब्रिटेन से, तो इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट या मर्चेंट्स की खुशी भी बर्दाश्त नहीं हुई। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने इंडिया के मर्चेंट्स की खुशी में दखल देना शुरू कर दिया। पहली बात तो इंडिया से फिनिश प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट उसने बंद करा दिया यूरोप में, है ना। हम जो पहले फिनिश प्रोडक्ट भेजा करते थे, एक्सपोर्ट करते थे यूरोप की मार्केट में, वो उन्होंने बंद करा दिया। बोला तुम्हें भेजना है तो रॉ मटेरियल भेजो या फिर फूड ग्रेन भेजो, लेकिन फिनिश प्रोडक्ट तो तुम नहीं भेजोगे क्योंकि हमारे यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है, उसे हार्म पहुंचेगा। तो फिनिश प्रोडक्ट जो है महंगा आता है, फूड ग्रेन जो है सस्ते आते हैं। तो इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स को उन्होंने जितना प्रॉफिट बन सकता था उस प्रॉफिट को कम करके बोला कि फूड ग्रेन भेजो, फिनिश प्रोडक्ट मत भेजो। तो एक तो प्रॉब्लम ये थी। फिर इंडियंस ने थोड़े से इसके पैतरे निकाले और पता है क्या करते थे? वर्ल्ड वॉर नंबर 1 तक
मतलब कि 19वीं शताब्दी में अर्ली एंटरप्रेन्योर्स आने शुरू हो गए थे और 20वीं शताब्दी में जब वर्ल्ड वॉर नंबर 1 हुई है, यानी कि 1914 में हुई है ना वर्ल्ड वॉर नंबर 1, तब तक भी यूरोप की कंट्रीज क्या करती थी, अपनी बड़ी-बड़ी कंपनीज को इंडिया में भेजा करती थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वो कंपनीज आके इंडिया में अपनी फैक्ट्री सेटअप करती थी, पैसा लेती थी फैक्ट्री सेटअप करने का इंडिया के फाइनेंसर्स या इंडिया के बैंकर से, और वर्कर्स को एम्प्लॉय किया करती थी जो इंडिया के लोग हुआ करते थे, उन्हें देती थी थोड़ी मोड़ी तनख्वाह और सारा का सारा प्रॉफिट जाता था यूरोप। ठीक है। और तो और ये जो बड़ी-बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि बर्ड हीगलर एंड कंपनी, एंड्रयू यूल, जार्डीन स्किनर, ये बड़ी-बड़ी कंपनी सारा प्रॉफिट एक तो यूरोप ले जाती थी, दूसरा अपने चेंबर ऑफ कॉमर्स बनाती थी, मतलब कि अपनी यूनियनबाजी करती थी। एक तो आप हमारे देश में आके हमारे देश के लोगों को एम्प्लॉय करके कम पैसा देके प्रॉफिट बना के अपने देश में लेके जा रहे हो, अपने कॉन्टिनेंट में लेके जा रहे हो, ऊपर से यूनियनबाजी कर रहे हो, अपने चेंबर ऑफ कॉमर्स बना रहे हो, अपने प्रॉफिट को प्रमोट करने के लिए यूनियनबाजी करके इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स को उसमें एंट्री नहीं दे रहे हो। आपको याद हो तो नेशनलिज्म इन इंडिया में हमने पढ़ा है कि कैसे इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स ने FICCI बनाया था 1920s में अपनी एक तरीके से प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो ऐसा करने की जरूरत क्यों आई हमें ऐसा करने की जरूरत आई क्योंकि यूरोप की जो चेंबर ऑफ कॉमर्स बनते थे यूरोपियन कंपनीज के, उसमें तो इंडियंस को घुसने दिया जाता नहीं था। ठीक है, तो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स कहाँ से आए, कहाँ को गया इनका पैसा, ये सब हमने समझा। अब चलते हैं वर्कर्स की बात करते हैं कि वर्कर्स कहाँ से आते हैं। देखो फैक्ट्रीज अलग अलग तरीके की होती थी, कुछ फैक्ट्रीज होती थी जिसमें वर्कर आसपास के गांव से आ जाते थे, कुछ फैक्ट्रीज होती थी जिसमें वर्कर दूर दराज से आते थे। लेकिन ओवरऑल फैक्ट्रीज के आने की वजह से जो एक फिनोमेना पूरे इंडिया में देखा गया, जो आज भी देखा जाता था, वो है रूरल से अर्बन एरियाज में माइग्रेशन। लोग गांव को छोड़ के, स्पेशली जो छोटे फार्मर्स जिनके पास बहुत ज्यादा लैंड नहीं हुआ करता था, वो गांव में खुद खेती बाड़ी को छोड़ के शहरों में शिफ्ट हो जाते थे, झुग्गी झोपड़ी में रहते थे और काम की तलाश करते थे। 1901 में इंडिया में बहुत कम वर्कर्स थे। 1901 यानी कि 20वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में हमारे इंडिया में 5,80,000 वर्कर्स थे। लेकिन 1946 आते आते मतलब अगले 40 सालों के अंदर हमारे यहाँ 24,36,000 वर्कर हो गए। तो इतना बड़ा ये जो गैप आया 5 से 24 तक की जो हमने जंप की, वो कैसे की? क्योंकि जैसे जैसे नई इंडस्ट्रीज आ रही थी वैसे वैसे नई जॉब्स क्रिएट हो रही थी, वैसे वैसे ज्यादा लोग वर्कर्स बन रहे थे। अब वर्कर्स बनना कोई आसान बात नहीं थी। पहली बात तो आपको अपना घर बार छोड़ के जहाँ पे फैक्ट्री होती थी वहां पे शिफ्ट होना पड़ता था। अगर फैक्ट्री पास में, जैसे बॉम्बे की बात करें तो बॉम्बे की कॉटन इंडस्ट्रीज के जो वर्कर्स हैं 50% से ऊपर वर्कर्स आसपास के डिस्ट्रिक्ट से आते थे। कोई नासिक से आ रहा है, कोई रत्नागिरी से आ रहा है, तो ये बहुत दूर दराज इलाकों से नहीं आ रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप बिहार या यूपी से आ रहे हो, राइट? तो ऐसी जगहों पे तो ठीक है, आपको फिर भी वीकेंड पे घर जाने को मिलता था या महीने में 1-2 बार तो आप घर चले जाते थे। लेकिन कई ऐसी भी फैक्ट्रीज थी जहाँ के वर्कर्स बहुत दूर दूर से आते थे, और बहुत दूर दूर से आ तो जाते थे, जॉब मिलना आसान नहीं था। पॉपुलेशन हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा थी, सिर्फ यूरोप की तो प्रॉब्लम थी नहीं है, हमारे यहाँ भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी और जॉब्स थी लिमिटेड। ऊपर से हमारे यहाँ के अर्ली एंटरप्रेन्योर्स ने अपना काम आउटसोर्स करने के लिए एक HR पर्सन बिठा रखा था। जैसे आज की कंपनीज में जॉब लेने जाओगे तो ह्यूमन रिसोर्स के लोग बैठे हुए होते हैं ना आपको जॉब देने के लिए या आपका इंटरव्यू लेने के लिए, वैसे ही उस जमाने में हमारे अर्ली एंटरप्रेन्योर्स ने एक पोजीशन बना रखी थी अपने बिजनेस में जिसका नाम था जॉबर। जॉबर वो व्यक्ति हुआ करता था जो अर्ली एंटरप्रेन्योर्स के बिहाफ पे वर्कर्स की भर्ती किया करता था। ये फोटो देखो आपको समझ आ जाएगा, ये एक पर्टिकुलर जॉबर है उस जमाने का। जॉबर एक बहुत ही पुराना ट्रस्टेड वर्कर जो होता था ना, जिससे अपने अर्ली एंटरप्रेन्योर्स बहुत ट्रस्ट किया करते थे, बिजनेसमैन ट्रस्ट किया करते थे, उसे बाद में जाके जॉबर बोल देते थे। जॉबर कंपनी के बिहाफ पे देखता था कि किस सेक्टर में कौन से वर्कर्स को हायर करना और फिर उन्हें जॉब्स दिया करता था। अब ये बहुत पावरफुल पोजीशन है, आप इंडिया का फ्यूचर डिसाइड कर रहे हो, आप डिसाइड कर रहे हो कि किसको जॉब मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। तो कभी कभी जॉबर जो है एरोगेंट भी हो जाते थे, कभी कभी वो अपने गांव वालों को जॉब देते थे, बाकी गांव के लोगों को जॉब नहीं देते थे। कभी कभी अगर अपने गांव वालों को जॉब के साथ साथ थोड़े पैसों की भी जरूरत होती थी तो वो भी दे देते थे। लेकिन कभी कभी किसी को जॉब देने के लिए ये घूस भी लिया करते थे या फिर ये गिफ्ट भी लिया करते थे। तो एक तरीके की बड़ी पोजीशन ऑफ पावर थी इनके पास, ये वर्कर्स की जिंदगी कंट्रोल कर पाते थे, इनके पास अथॉरिटी थी और इनको खुश रखना पड़ता था। सारे वर्कर्स चाहते थे कि जॉबर की जी हजूरी की जाए ताकि आपको या आपके रिश्तेदारों को जॉब मिल जाए, राइट? यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज वर इंटरेस्टेड इन सर्टेन काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट, और हमारे इंडिया में बहुत सारे सेक्टर्स में बिजनेस होता था। लेकिन यूरोप की जो मैनेजिंग एजेंसीज मैंने आपको बताई, जो 3 बड़ी बड़ी मैनेजिंग एजेंसीज बनाई, वो सारे सेक्टर्स में अपना बिजनेस सेटअप नहीं करना चाहती थी। वो उन्हीं प्रोडक्ट्स को ज्यादा बेचना और खरीदना चाहती थी या बिजनेस या प्रोडक्शन इनहांस करना चाहती थी जो यूरोप में जिसकी जरूरत होती थी। जैसे इंडिगो कॉटन के प्रोडक्शन, कॉटन के इंडस्ट्रियलाइजेशन में काम आता है, टोबैको काम आता है, माइनिंग करके वो आयरन लेके जाते थे इंडिया से ताकि वहां की रेलवे बन सके, वो हमारी चाय लेके जाते थे, वो हमारा कॉटन लेके जाते थे, वो हमारा जूट लेके जाते थे, रॉ कॉटन
रॉ जूट, ताकि उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन फीड हो सके। बाकी वो बहुत कुछ लेके नहीं जाते थे। अब बात करते हैं कि ये पार्ट पता है कौन सा चैप्टर का, जिसमें हम बात करेंगे कि हमारे इंडियन बिजनेस मैन ने, हाउ इंडियन बिजनेसमैन फ्लोटेड, मतलब कि मैं खुद से क्वेश्चन बना रही हूँ, क्वेश्चन ऐसा आएगा नहीं, मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स के होते हुए भी हमारे इंडिया के बिजनेसमैन या अर्ली एंटरप्रेन्योर्स ने आखिर प्रॉफिट बनाया कैसे, आज इंडिया जहां है वहां पहुंचा कैसे। ठीक है, सबसे पहली बात, हमें ये बात समझ आ गई थी कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी खेली हुई गेम को डर्टी कर रहे हैं तो हमें गेम ही बदल लेनी चाहिए। उन्होंने तो गेम को गंदा कर दिया था, उन्होंने तो रूल्स जो है अनफेयर बना दिए थे। अब उन अनफेयर रूल्स में और गंदगी मचाने की क्या जरूरत है, हमने अपनी गेम ही बदली। हमें समझ आया कि मैनचेस्टर जिन गुड्स से डील करता है उस गुड्स से डील करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैनचेस्टर हमेशा हमसे आगे रहेगा, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हमसे बहुत पहले आया है और वो तो हमारे ऊपर कब्जा किए बैठे हैं, तो हम कैसे उनसे कम्पीट करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने अपना प्रोडक्ट ही चेंज कर लिया। अब हम कपड़े में ना डील करके, क्योंकि मैनचेस्टर कपड़े पे फोकस कर रहा था, अब हम धागे पे फोकस कर रहे थे। तो हमने क्या प्रोड्यूस किया, धागा। धागा को इंग्लिश में बोलते हैं यान। हमने दो तरीके का धागा प्रोड्यूस किया, कोर्स यानी कि खुरदुरा मोटा धागा, और फाइन यानी कि पतला लेकिन स्ट्रॉन्ग धागा। और दोनों ही धागे जो हैं हम देते थे एक्सपोर्ट के लिए। हम ब्रिटेन में भी एक्सपोर्ट करते थे, चाइना में भी एक्सपोर्ट करते थे, यूरोप के अलग अलग कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो पूरी दुनिया में हो रहा था, कपड़ा पूरी दुनिया में बन रहा था, लेकिन धागा भी तो चाहिए होगा ना आपको कपड़ा बनाने के लिए। हम धागा प्रोवाइड करने पे आ गए, और इस धागे की प्रोडक्शन में भी बहुत सारी चेंजेस आई बच्चा, जिन चेंजेस की बात करते हैं। हाँ, स्वदेशी मूवमेंट आ गया भाई। 20वीं शताब्दी में तो गांधी जी जोरों शोरों पे थे। गांधी जी कभी स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च करते थे, कभी नॉन कॉपरेशन, कभी सिविल डिसोबीडियंस, और पूरे देश की जनता से बोलते थे कि सबसे पहले तो आप ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ कपड़ा यूज करना बंद करो, स्वदेशी हो जाओ, अपने देश का बना हुआ सामान यूज करो। जब वो स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च करते थे तो बाहर से जो सामान मंगाते थे हमारे इंडियन ट्रेडर्स, वो आना बंद हो जाता था। स्वदेशी मूवमेंट बंद हो जाता था तो वो फिर से शुरू हो जाता था, राइट। इंडस्ट्रियल ग्रुप्स गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते थे कि यार आप स्वदेशी मूवमेंट वगैरह करो, लेकिन हमें भी तो बचाओ। ये देखो ना, बाहर से सामान आ रहा है, ब्रिटेन जो है अपना सस्ता सस्ता सामान इंडिया में बेच रहे हैं, और इंडिया के कस्टमर्स जो है ब्रिटेन का सामान खरीद रहे हैं। प्लीज यार इंडियंस को कन्विंस करो कि हमारा सामान खरीदे, प्लीज ब्रिटिश गवर्नमेंट को कन्विंस करो कि अपना सामान हमारे यहाँ पे ना बेचे, राइट। इस तरीके के पैतरे चलते थे ना। कॉटन पीस गुड्स प्रोडक्शन इन इंडिया डबल इन 1912। तो कुछ पीरियड के लिए जब ये स्वदेशी मूवमेंट वगैरह चलता था, नॉन कॉपरेशन वगैरह चलता था, उस 10 साल 12 साल के लिए इंडिया में कॉटन पीस का प्रोडक्शन बढ़ गया, क्योंकि तब वो ये टाइम था, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स की वजह से क्या हुआ था कि लोगों ने ब्रिटेन का कपड़ा यूज करना बंद कर दिया था। तो एक तो ये फैक्टर था कि हमारे अर्ली एंटरप्रेन्योर्स को फायदा हुआ स्वदेशी मूवमेंट की वजह से। देन दूसरा पॉइंट था, ये बच्चा मैंने नाजिज्म की स्लाइड इसमें डाल दी है क्योंकि मैं कंटेंट बना रही थी तो भूल गई हटाना, बट एनीवे दूसरा फायदा हुआ वर्ल्ड वॉर नंबर 1 की वजह से। कहना नहीं चाहिए, वर्ल्ड वॉर नंबर 1 में बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन वर्ल्ड वॉर नंबर 1 से हमारे इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स को काफी फायदा हुआ। आई टेल यू हाउ। इंडिया तो डायरेक्ट पार्टिसिपेंट था नहीं वर्ल्ड वॉर नंबर 1 में, डायरेक्ट पार्टिसिपेंट था यूरोपियन कंट्रीज यानी कि ब्रिटेन। वर्ल्ड वॉर नंबर 1 कब हुई? 1914, और कितने साल चली? 4 साल, 1914 से 1918। अब ब्रिटिशर्स तो बेचारे लड़ाई लड़ने में बिजी थे, और ब्रिटिशर्स को वॉर वाले प्रोडक्ट्स चाहिए थे। भाई जब भी कोई कंट्री लड़ाई लड़ता है तो उसकी प्रायोरिटी हो जाती है लड़ाई। घर में आपकी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है सामान का कि ना, आपको कोई मतलब नहीं है। तो मैनचेस्टर की सारी फैक्ट्रीज तो बिजी थी वॉर के लिए प्रोडक्शन करने में। जूट बैग्स बनते थे, वाटर बॉटल्स बनती थी, मेडिसिन बनती थी, लोगों की यूनिफॉर्म बनती थी, वो सारा प्रोडक्शन होता था। और फिर भी कम पड़ता था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर नंबर 1 को छोटे स्केल पे नहीं लड़ी गई, बहुत बड़े स्केल पे लड़ी गई है। तो इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स ने सोचा कि क्यों ना वर्ल्ड वॉर नंबर 1 के टाइम पे थोड़ा सा पैसा इस्तेमाल करके ऐसी फैक्ट्रीज लगा दी जाएं जो वर्ल्ड वॉर नंबर 1 में काम आने वाली चीजों को प्रोड्यूस करें, ताकि हमारा भी फायदा हो। भाई जैसे पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था, लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2, तो कितने लोगों ने पैसा लगा के सैनिटाइजर की फैक्ट्री खोल दी थी। क्यों? क्योंकि सैनिटाइजर की मार्केट में डिमांड इतनी ज्यादा थी कि पूछो मत, और उन लोगों का प्रॉफिट भी बना, है ना। सिमिलरली हमारे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने वर्ल्ड वॉर नंबर 1 के दौरान दो चीजें की। एक तो उन्होंने वॉर से रिलेटेड चीजें बना के खूब प्रॉफिट कमाया, जूट बैग्स, गद्दियां बैठने के लिए, स्लीपिंग बैग्स, हॉर्स म्यूल सैडल्स, बहुत सारे आइटम्स बना के पैसा कमाया। दूसरा, क्योंकि मैनचेस्टर बिजी था अपनी वॉर को फंड करने में, ब्रिटेन बिजी था अपनी वॉर को फंड करने में, तो इंडिया की जो मार्केट थी जिसमें वो अपना फिनिश प्रोडक्ट बेच के हमारी मार्केट को खराब करता था, वो मार्केट उसके हाथ से छूट गई।
और ब्रिटेन के पीछे से वर्ल्ड वॉर नंबर 1 के टाइम पे हमारे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपनी लोकल मार्केट को कैप्चर कर लिया, नई नई फैक्ट्री सेटअप कर दी, ज्यादा से ज्यादा लोग हायर कर लिए, मल्टीपल शिफ्ट लगा के ज्यादा घंटे उनसे काम करवा के प्रोडक्शन बहुत बड़ा कर लिया, एक्सपोर्ट भी करते थे और लोकल मार्केट को भी कैप्चर करते थे। जब वर्ल्ड वॉर नंबर 1 1918 में खत्म हुई तो मैनचेस्टर को लगा यार इंडियन मार्केट फिर से कब्जा कर लेंगे, लेकिन ब्रिटेन के बस की ही नहीं थी वो करना, क्योंकि तब तक हमारे 4 सालों के अंदर इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जो है अपनी लोकल मार्केट पे कब्जा जमा चुके थे। अब ब्रिटेन के लिए इंडिया से कंपीट करना, यूएसए से कंपीट करना, जापान से कंपीट करना, इनसे कंपीट करना नहीं था और भारी पड़ रहा था, राइट। इनका जो कॉटन प्रोडक्शन था वो कोलैप्स कर गया, जो कपड़ा बेचा करते थे हमें वो कोलैप्स कर गया, ब्रिटेन की सारी कॉटन क्लोथ की एक्सपोर्ट एकदम से नीचे गिरने लग गई। तो एक तो बेचारों का बड़ा खर्चा हुआ वर्ल्ड वॉर नंबर 1 में, दूसरा वर्ल्ड वॉर नंबर 1 के बाद इन्होंने सोचा था कि एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करके और पैसा कमाएंगे, वो प्लान भी फ्लॉप हो गया। हाउ डिड इट बेनिफिटेड इंडियंस? हमारे काफी वारे न्यारे हो गए, हमने वॉर में काफी पैसा बनाया और दूसरा हमने फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स का सब्स्टिट्यूट देके इंडियन मार्केट में इंडियन कस्टमर्स को खुश करके दिल जीत के पैसा बनाया, ठीक है। तो ये तो हो गई बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स की बात। एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन, इनका मतलब है कि जो बड़े बड़े काम करते हैं, बड़े बड़े लेवल पे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। जरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, क्योंकि इंडिया में 20वीं शताब्दी आते आते भी फैक्ट्रीज देखने को मिलती थी, लेकिन हर जगह नहीं देखने को मिलती थी। चुनिंदा बड़े नाम हुआ करते थे, बाकी सारा का सारा इंडिया का प्रोडक्शन 20वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में भी घरों में हुआ करता था, छोटी छोटी यूनिट्स में हुआ करता था, राइट। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री एक छोटा सा सेगमेंट थी इंडिया के वर्कफोर्स का, अभी भी मेजॉरिटी सेक्शन था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, बहुत सारी फ्रैगमेंटेड टुकड़ों में बटी हुई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, राइट। In 1911 about 67% of them were located in Bengal और बॉम्बे। और ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं ये वहीं पे मिलती थी जहाँ बड़े बड़े लोग मिलते थे। जैसे बंगाल और बॉम्बे में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पाई जाती थी, क्योंकि वहां पे आसपास क्या था, पोर्ट था, तो पोर्ट से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, आसानी होगी आपको अपना फिनिश प्रोडक्ट पोर्ट तक भेजने में ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे। लेकिन जो छोटी छोटी जगह है जैसे रायपुर हो गया, इंदौर हो गया, फरीदाबाद हो गया, यहाँ पे क्या देखने को मिलती थी, छोटी छोटी फैक्ट्रीज देखने को मिलती थी, राइट। द रेस्ट वर्कड इन स्मॉल वर्कशॉप्स एंड हाउस होल्ड यूनिट। 20वीं शताब्दी में लोगों को लगा था कि जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में आएगा, बाहर का मशीन का बना हुआ कपड़ा आएगा, हमारा इंडियन हैंडलूम उसके सामने टिक नहीं पाएगा और चला जाएगा, मतलब आउट ऑफ फैशन हो जाएगा। पर क्या ऐसा हुआ? नहीं। हैंडलूम का मतलब होता है हाथ से बना हुआ लूम, यानी हाथ से बना हुआ कपड़ा। यस, मशीन मेड कपड़ा बन रहा था, इंडिया में भी बन रहा था और बाहर से भी आ रहा था काफी सालों तक, लेकिन हमारे हैंडलूम की बात ही निराली थी। हैंडलूम ने एक अच्छी चीज जो ये की वो ये था कि उन्होंने टेक्नोलॉजी को अपना दुश्मन समझे बिना टेक्नोलॉजी को अपना दोस्त माना। हैंडलूम हाथ से काम करते हैं, लेकिन हाथ से काम में अगर आपको असिस्टेंस मिल रही है तो क्या बुराई है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको केक बनाना है तो दो तरीके, एक तो मशीन में बैटर डाल दो और मशीन ही अपने आप घुमा के केक बना देगी, या फिर आप वो जो विस्क करने वाला होता है ना, जिससे अंडे भी फेंटे जाते हैं और केक भी फेंटा जाता है, उस टूल को खरीद लो, वो सस्ता भी पड़ेगा लेकिन उससे आपकी एफिशिएंसी भी अच्छी हो जाएगी। चम्मच से केक का बैटर बनाओगे तो शायद थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन उस विस्क से विस्क करके केक का बैटर बनाओगे तो जल्दी बन जाएगा, एक दिन में 5-6 केक बना लो, है ना। तो हमने टेक्नोलॉजी को पूरा अडॉप्ट नहीं किया कि वर्कर्स की एक तरीके से जरूरत ही खत्म हो जाए हैंडलूम में, लेकिन हमने टेक्नोलॉजी को इतना जरूर अडॉप्ट कर लिया कि हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस एफिशिएंट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक तक भी, 20वीं शताब्दी का दूसरा दशक मतलब 1910, एक सेकंड रुको, 1910 से 1920 तक हमने प्रोडक्टिविटी, पर वर्कर प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए, प्रोडक्शन प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए हमने फ्लाइंग शटल या स्पिनिंग जेनी जैसी मशीन्स को अडॉप्ट किया। फ्लाइंग शटल और स्पिनिंग जेनी में ऐसा नहीं होता कि वर्कर्स रिडंडेंट हो जाते हैं, वर्कर की जरूरत फिर भी पड़ती है लेकिन कम वर्कर्स की पड़ती है। स्पिनिंग जेनी में आपने देखा ना कि धागा बनता है लेकिन एक ही बार में 5 धागे बन जाते हैं या 15 धागे बन जाते हैं, एक धागा नहीं बनता। तो वर्कर्स की जरूरत कम पड़ने लग गई, लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस जो है और बेहतर हो गया। 1941 जब हिटलर भाई साहब अपनी पावर की चरम सीमा पे थे, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपनी चरम सीमा पे थी, तब इंडिया में 35% हैंडलूम जो है फ्लाइंग शटल को अडॉप्ट कर चुका था और फ्लाइंग शटल का इस्तेमाल करके अपना प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत अच्छा कर रहा था। और हम दोनों तरीके का कपड़ा बनाते थे, हम महंगा कपड़ा भी बनाते थे, सस्ता कपड़ा भी बनाते थे। महंगा कपड़ा बहुत मल कॉटन का होता था, बहुत फाइन क्वालिटी का होता था, जो अमीर लोग खरीदते थे, और अमीर लोगों के पास इतना पैसा होता था कि सूखा उखा पड़ा है, बाढ़ वाड़ आई है, घर कुछ प्रॉब्लम हुई है घर में, लेकिन फिर भी इतना पैसा तो हमेशा होता था कि वो फाइन कपड़ा खरीद पाए, जैसे कि बनारसी साड़ी, जैसे कि कांजीवरम साड़ी, जैसे कि बलूचरी साड़ी, पैठनी साड़ी, ये सब फाइन कपड़ा हो गया। देन
हम सस्ता कपड़ा भी बनाते थे जो थोड़ा खुरदुरा होता था, लेकिन फिर भी वो अच्छी क्वालिटी का कॉटन होता था। ये गरीब लोग खरीदा करते थे। अच्छा, इस कपड़े की डिमांड फ्लक्चुएट करती रहती थी। अगर कोई हार्वेस्ट अच्छा नहीं हुआ है, फसल अच्छी नहीं हुई है, सूखा पड़ गया है, बाढ़ आ गई है, तो गरीब लोगों के पास अपने पैसे कम हो जाते थे, सेविंग्स इनके पास होती नहीं थी। तो जब आपके पास पैसे नहीं है तो आप कपड़ा खरीदोगे कि आटा दाल चावल खरीदोगे? ऑब्वियसली आटा दाल चावल खरीदोगे। तो ओवरऑल हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ने कोर्सर और फाइनर दोनों क्लोथ्स बना के ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचना भी शुरू कर दिया था, ज्यादा कस्टमर तक पहुंचना भी शुरू कर दिया था। और ऐसा भी कपड़ा बना रहे थे जो रिसेशन प्रूफ था, महंगाई घटाई जो भी हो, पर उनका कपड़ा खरीदने वाले अमीर लोगों की कमी नहीं होती थी, राइट। देन एक और पॉइंट ये था कि हमारे इंडिया में हमेशा से हाथ हाथ का कपड़ा पसंद किया गया है। हम पैंट शर्ट जितना मर्जी पहन ले, साड़ी सूट पहनना छोड़ते तो नहीं है। और ऊपर से साड़ी पे जो जरी वर्क होता है, जो बॉर्डर्स बने हुए होते हैं, जो कढ़ाई का काम होता है, जो सुंदर सुंदर हैंकीज हमें पसंद है, सुंदर सुंदर लुंगीज हमें पसंद है, सुंदर सुंदर हमें कुर्ते पसंद है जिसपे हाथ का चिकनकारी का काम हो और कोई कढ़ाई हो, हमें पोचमपल्ली इकत और हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, ये सब तो हाथ से ही होता है, ये सब तो मशीन कर ही नहीं सकती। और ये सब हमें तब भी पसंद था और आज भी पसंद है। तो इसी की वजह से हैंडलूम का बिजनेस थोड़ा सा कम जरूर हुआ होगा या फ्लक्चुएट जरूर हुआ होगा, लेकिन कभी भी खत्म नहीं हुआ इंडिया से, क्योंकि हमने अपना खादी, अपनी जरी, अपना हाथ का काम कभी छोड़ा नहीं। हाँ, वर्कर्स के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा बुरा असर पड़ा, क्योंकि हमने नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली। तो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने से वर्कर्स की जरूरत कम पड़ने लगी। अब हम कम वर्कर्स को एम्प्लॉय करते थे, और जितने वर्कर्स को एम्प्लॉय करते थे उन्हें बोलते थे तुम्हें तो मशीन्स के साथ कम्पीट करना है, तो तुम ज्यादा काम करो। लंबे लंबे घंटे वर्कर्स काम करते थे, पूरी पूरी फैमिली उनकी काम करती थी, बच्चे, बूढ़े, घर के आदमी, औरतें, सब लोग अलग अलग तरीके से काम करते थे। तो वर्कर्स की लाइफ थोड़ी सी मेसी हो गई इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को काफी फायदा हुआ। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज मार्केट फॉर गुड्स, राइट। अभी तक हमने पढ़ा कि ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स ने कैसे इंडियन मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश की, इंडियन वीवर्स और इंडियन क्राफ्ट पर्संस ने कैसे अपने अपने छोटे छोटे पैंतरे लगा लगा के खुद को सर्वाइवल सुनिश्चित किया, मार्केट में अपनी जगह बनाई, थोड़ी नई जगह भी बनाई, थोड़ी पुरानी जगह भी नहीं छोड़ी। अब हम पढ़ेंगे कि आखिर लोगों को कन्विंस कैसे किया जाता था किसी चीज को खरीदने के लिए, चाहे वो ब्रिटिशर्स हो चाहे वो इंडियंस हो, कस्टमर्स को कन्विंस तो करना पड़ता था ना। वो पहले भी होता था, वो आज भी होता है। आज भी आप टीवी खोलते हो तो आपको बताया जाता है कि दूध में ये पाउडर मिला के नहीं पियोगे तो दूध की शक्ति भी आपकी बॉडी में नहीं लगेगी। व्हाट इज इट? दिस इज अ वे ऑफ टेलिंग यू दैट हाउ मच दैट मिल्क पाउडर इज एसेंशियल फॉर यू, और फिर लोग खरीद लेते हैं। आप आसपास हर जगह प्रोपेगेंडा देखते हो, यूट्यूब से लेके व्हाट्सएप मैसेज पे सब लोग आपको कन्विंस कर रहे होते हैं किसी चीज को खरीदने के लिए। कभी कभी तो ऐसी चीज भी आपको बेच दी जाती है जिसकी जरूरत आपको होती भी नहीं है, पर वो एडवर्टाइजमेंट, वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इतनी स्ट्रांग होती है कि पहले आपको ये समझाया जाता है कि आपकी लाइफ कितनी चमक जाएगी अगर आपने ये चीज यूज कर ली तो, और फिर आपको वो चीज बेच दी जाती है ना। तो एडवर्टीजमेंट्स मेक प्रोडक्ट मोर डिजायरेबल, एडवर्टीजमेंट्स टेल यू दैट हाउ मच योर लाइफ नीड्स अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ऑब्वियसली आज के जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, जो एड्स होती हैं, वो पुराने जमाने के एड्स से थोड़ी डिफरेंट होती हैं। आजकल तो यूट्यूब पे आपको चीजें बेच दी जाती हैं, आजकल तो आपको डिजिटल मैसेजेस के थ्रू चीजें बेच दी जाती हैं, ईमेल्स के थ्रू बेच दी जाती हैं, ऐप पे मिल जाती हैं। पहले जो है मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज थोड़ी अलग होती थी। तो इंडस्ट्रियल एज की जैसे ही शुरुआत हुई, चाहे ब्रिटेन में हुई हो चाहे इंडिया में हुई हो, एडवर्टीजमेंट होना स्टार्ट हो गया था, प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग स्टार्ट हो गई थी, कंज्यूमर कल्चर आ गया था। जब मास प्रोडक्शन हो रहा था तो मास कंजम्पशन भी हो रहा था, कंज्यूमर्स और ज्यादा कंज्यूमर्स तक पहुंचने की कोशिश की जाती थी। ग्राइप वाटर जैसी चीजें भी लोगों को बेच दी जाती थी कि आप अपने बच्चे का डाइजेशन ठीक करना चाहते हो तो ग्राइप वाटर खरीदो। भाई ग्राइप वाटर जब दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता था तब भी तो बच्चों का डाइजेशन घरेलू नुस्खों से किया जाता था। पर ऐसे भी प्रोडक्ट्स जिनके बारे में आपको कभी आपने सुना ना हो, वो प्रोडक्ट भी आपको बेच दिए जाते थे। अब क्या पैंतरे लगाए जाते थे उसके बारे में बात करते हैं। पहली बात तो लेबल लगाए जाते थे। ये लेबल आप जो देखते हो, जैसे मान लो ये ग्लास मेरे सामने पड़ा हुआ है, ये ग्लास पे लिखा हुआ है पोलर बियर, एक सुंदर सा कार्टून बना हुआ है और साथ में ये ब्रांड का नाम लिखा हुआ है जिस ब्रांड को ये ग्लास बिलोंग करता है। ये क्या है? ये एक तरीके का लेबल है। ये लेबलिंग उस जमाने से ही शुरू हो गई थी जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था। फॉर एग्जाम्पल हमारी कंट्री में मैनचेस्टर से जो भी बना बनाया सामान आता था ना, उस पर लिखा होता था मेड इन मैनचेस्टर। मेड इन मैनचेस्टर नीचे बोल्ड लेटर्स में लिखा है, ऊपर बनी हुई है लक्ष्मी माता की फोटो। तो लक्ष्मी माता आपको बता रही है कि लक्ष्मी माता बनी है तो आपके कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है, और आपको लग रहा है कि अब लक्ष्मी माता बनी है तो प्रोडक्ट अच्छा ही होगा, और नीचे लिखा हुआ है मेड इन मैनचेस्टर। और हम इंडियंस हमेशा से ऑब्सेस्ड रहे हैं बाहर की कंट्री से। तो हम जब मेड इन मैनचेस्टर पढ़ते थे तो हमें लगता था कि यार ये तो अच्छा ही होगा, ये प्रोडक्ट की तो क्वालिटी अच्छी होगी, ये तो इंडिया में थोड़ी बना है, तो बाहर से बन के आया है, तो फॉरेन प्रोडक्ट है तो पक्का ही अच्छा होगा, राइट। तो हम और कॉन्फिडेंट फील करते थे वो कपड़ा खरीदने में, वो सामान खरीदने में जिसपे मेड इन मैनचेस्टर लिखा हुआ होता था।
राइट। देन इस तरीके के पोस्टर बनाए जाते थे। इस पहले वाले पोस्टर में आप देख रहे हो भगवान जी को यूज किया गया है, दूसरे वाले पोस्टर में आप देख रहे हो महाराजा रणजीत सिंह की फोटो को इस्तेमाल किया हुआ है। तो हिस्टोरिक फिगर्स का इस्तेमाल करना, कार्तिकेय, लक्ष्मी, सरस्वती, भगवान लोगों का इस्तेमाल करना पोस्टर्स पे, ये सारे पैतृ क्या है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैनचेस्टर, ये मैनचेस्टर लिखा है, भगवान जी बने अपने घर के। तो क्या है ये दोनों तरीके की स्ट्रैटेजी है कि अच्छा प्रोडक्ट और आपके कल्चर से मिलता जुलता प्रोडक्ट कन्विंस करने की स्ट्रैटेजी है। अच्छा, कभी कभी लेबल्स पे वर्ड्स ही नहीं होते थे बल्कि उसके अलावा फोटो भी होती थी, और फोटो भी काफी खूबसूरत से, कभी कभी हाथ से बनी हुई फोटो होती थी, कभी कभी प्रिंटेड फोटोज होती थी, और बहुत कैलकुलेट करके वो फोटो डाली जाती थी, वो फोटो जो किसी मास को अपील करे। अब इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ रिलीजियस कंट्री, यहाँ पे लोग रिलीजन को बहुत हाई रिगार्ड में मानते हैं, तो अक्सर लोगों के सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए भगवान जी लोगों की फोटो लगाई जाती थी इन प्रोडक्ट्स पे। इसके साथ साथ इंडियन गॉड्स और गॉडेसेस को और अपीलिंग दिखाया जाता था, और ऐसे बोला जाता था कि अगर आपकी माचिस, आपको पूजा करने के लिए मान लो माचिस चाहिए, और पूजा करने की माचिस पे ये फोटो लगी हुई है, अब ये सनलाइट कंपनी इंडिया की हो चाहे मैनचेस्टर की हो, आप ध्यान ही नहीं दोगे, आपको लगेगा कि यार मेरे को तो पूजा करनी है, इस तो माचिस के ऊपर ही भगवान जी बने हुए हैं, यही माचिस से पूजा करेंगे तो कितना बढ़िया हो जाएगा। तो डिवाइन अप्रूवल के साथ चीजें बेची जाती थी, कृष्णा, सरस्वती, लक्ष्मी, इन सारे भगवानों की इमेजेस यूज की जाती थी, क्योंकि इंडियन लोग इनसे फेमिलियर भी थे। अब भाई क्वीन विक्टोरिया की फोटो छापोगे तो आधे लोगों को तो पता ही नहीं होगा ना भारत में, माइट एज वेल यूज समथिंग दैट वी नो अबाउट, राइट। कैलेंडर्स छापे जाते थे। अच्छा, ये तो मेरे बचपन में भी होता था, मम्मी कभी सुनार की दुकान पे जाती थी ना, वहां से एक कैलेंडर फ्री में ले आती थी और बड़ी खुश होती थी, ये देखो मैंने पायल खरीदी, साथ में उसने कैलेंडर दिया, कितना सुंदर है। कैलेंडर सुंदर होता था, उसपे भी भगवान जी वगैरह बने हुए होते थे, लेकिन कैलेंडर के नीचे लिखा होता था हरि ओम ज्वेलर्स, ठीक है। तो फ्री की मार्केटिंग है, जिसके भी घर में वो कैलेंडर टंगेगा, जिसके भी ऑफिस में वो टंगेगा, जिसके भी कैफे में वो कैलेंडर टंगेगा, जितने भी लोग आएंगे जाएंगे, गेस्ट आएंगे जाएंगे, वो देखेंगे बार बार कैलेंडर को, पहले तो बोलेंगे कि हाँ जी कैलेंडर बहुत सुंदर है, फिर बोलेंगे कि अच्छा आप इस ज्वेलर के पास जाते हो, अच्छा अच्छा मुझे भी नंबर देना या मुझे भी एड्रेस बताना, मैं भी जाऊंगी या मैं भी जाऊंगा, है ना। तो ये कैलेंडर स्ट्रैटेजी, आजकल तो नोटबुक भी दी जाती थी, फिर जमाना आया था, अगेन मेरे बचपन में ऐसा होता था, अब पता नहीं होता है कि नहीं होता है, कि लोकल वेंडर्स क्या करते थे, लोकल शॉपकीपर्स नोटबुक देते थे, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हुए हैप्पी न्यू ईयर की एक नोटबुक देते थे कि डायरी है, आप इसमें अपना खाता वाता जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। उसके ऊपर भी मार्केटिंग होती थी, उसके ऊपर भी उनके ब्रांड का लोगो और ब्रांड बना हुआ होता था, राइट। सो दोज हु हंग ऑन टू द कैलेंडर्स हैड टू सी द एडवर्टाइजमेंट डे बाय डे थ्रू द ईयर। जिन लोगों के घर में वो कैलेंडर टंगा हुआ होता था, वो तो उस कैलेंडर को रोज ही देखते थे, रोज ही इस्तेमाल करते थे, तो उनकी तो रिकॉल मेमोरी बन जाती थी, अगली बार उन्हें पायल खरीदनी है, उन्हें पता है कौन से ज्वेलर के पास जाना है ना। सिमिलरली ब्रांड की रिकॉल मेमोरी से क्या होता है कि आप एक बार नहीं जाओगे ब्रांड के पास, आप बार बार जाते रहोगे, आपको आपके लिए वो ज्वेलर सिनोनिमस हो जाएगा ज्वेलरी के, जब भी आपको ज्वेलरी चाहिए होगी आप वहीं भागोगे, ठीक है। तो आप रिपीटेड कस्टमर्स बनाते हो विद दीज स्ट्रैटेजीज। इन दीज कैलेंडर वंस अगेन वी सी द फिगर्स ऑफ गॉड। आजकल तो नेचर की भी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं इन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में, पुराने जमाने में सिर्फ भगवान जी वगैरह इस्तेमाल किए जाते थे। फिर जो है उसके बाद राजा महाराजा भी इस्तेमाल करने लगे लोग, क्योंकि लोग राजा महाराजाओं की भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, फ्रीडम फाइटर्स का भी इस्तेमाल होने लग गया प्रोडक्ट्स के पोस्टर्स पे, एम्परर्स का इस्तेमाल होने लग गया, इंपॉर्टेंट पीपल जो भी होते थे, कोई कोई सोशल वर्कर है इंपॉर्टेंट, कोई और इंपॉर्टेंट इंसान है, उसके भी फोटो यूज होने लग गई, नवाब की फोटो यूज होने लग गई। तो इस तरीके से अप्रूवल के लिए, क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के लिए कि भाई अगर आप देखो ये तो प्रोडक्ट ले लो क्योंकि ये तो नवाबी प्रोडक्ट है, इस पे तो नवाब छपे हुए हैं। आज भी आप टीवी पे देखते हो दीपिका पादुकोण, करीना कपूर खान कोई ना कोई प्रोडक्ट बेच रही होती है, कोई शैम्पू बेच रहा है, कोई सोप बेच रहा है, आपको क्या लगता है वो एक्ट्रेसेस जो है इतने इतने भारी इतने सस्ते सोप्स और शैम्पूज यूज करती हैं? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हमें लगता है, हमें इंडिया की आम जनता को लगता है कि यार अगर दीपिका पादुकोण बोल रही है तो शैम्पू तो अच्छा ही होगा, ठीक है, तो हम खरीद लेते हैं। तो इस तरीके की टैक्टिक्स पहले भी बहुत लगाई जाती थी, क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के लिए, क्वालिटी का अश्योरेंस देने के लिए कि भैया आप खरीद लो, नहीं नहीं अच्छा ही निकलेगा सामान, इंपॉर्टेंट लोगों की फोटो छापी जाती थी। अच्छा, ये तो पैतरे हो गए कंज्यूमर्स तक पहुंचने के लिए। बाद में ये पैतरे अपनाए जाने लग गए नेशनलिस्ट मैसेजेस भेजने के लिए, जो आप नेशनलिज्म इन इंडिया के लास्ट पैराग्राफ में भी पढ़ते हो, कि भारत माता की फोटो भी छापी जाने लग गई, और स्पेशली उन चीजों पे जो चीज देश के हित में थी, जैसे मान लो पेंसिल बेच रहे हो आप, कॉपी बेच रहे हो, तो उस पर भारत माता छपी हुई है, क्योंकि देश के लिए एजुकेशन कितनी जरूरी है, ताकि वो मैसेज भी सर्कुलेट होता रहे, जिसके पास भी वो कॉपी जाएगी, जिसके पास भी वो पेन जाएगा, वो भारत माता की फोटो को देखेगा देखेगी, फिर उन्हें लगेगा कि नहीं नहीं देश तो हमारा ही है, भारत माता तो हमारी ही है, हमें भारत माता की रक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। तो सेंटिमेंट अलग अलग बेचे जा रहे हैं यहाँ पे, कहीं पेट्रियोटिज्म, कहीं नेशनलिज्म, कहीं पे कंज्यूमरिज्म, लेकिन टैक्टिक्स सिमिलर है, लोगों को कन्विंस करने की स्ट्रैटेजी सिमिलर है, इंटेंशन अलग हो सकती हैं, ऑब्जेक्टिव अलग हो सकते हैं, पर टैक्टिक्स तो सिमिलर ही इस्तेमाल होती थी।
तो कंक्लूजन ये है कि एज ऑफ इंडस्ट्रीज में हमने पढ़ा कि कैसे मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के साथ फैक्ट्रीज में कई तरीके की ग्रोथ आई, कई तरीके की लेबर फोर्स को नुकसान हुआ, कई तरीके की लेबर फोर्स को फायदा हुआ, कैसे नई नई लेबर फोर्स आई, नई नई कंज्यूमरिज्म का एक दौर आया जहाँ पे मास प्रोडक्शन भी होता है, मास कंजम्पशन भी होता है ना। हैंड टेक्नोलॉजी और स्मॉल स्केल प्रोडक्शन रिमेन एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। कई सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी जो खत्म ही हो गई इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, और कई थी जिन्होंने अपना मॉडल ही चेंज कर लिया ताकि वो बदलते जमाने के साथ अपने आप को अपडेटेड रख सके। दिस वॉज द एंटायर चैप्टर। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। अभी भी आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई विल ट्राई टू आंसर इट पर्सनली। जाते जाते मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, उसका भी आंसर मुझे बता दोगे अगर कमेंट्स में तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरा पेन नहीं चल रहा, पता नहीं क्यों। गोमस्था क्या होता है? हु वर गोमस्था, ये आपको बताना है। और अगर अच्छा लगा हो सेशन तो जरूर बता देना कमेंट में, ठीक है। ओके बाय, टाटा एंड